हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम हर्षिता एंड मैं आपको अब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री. एज ऑल ऑफ यू कैन सी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. ठीक है, क्लास 12th का पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक यही है. और आप लोगों को ये पता ही है कि यार जितना भी नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहाँ से पूछा जाता है? क्लास 12th से पूछा जाता है, राइट? क्लास 11 से उतना नहीं पूछा जाता. अगर मैं आपको जनरल ट्रेंड बताऊं तो क्लास 12th के जो टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो अराउंड, अगर पिछले कुछ सालों में देखें नीट के, तो अराउंड 22 to 26% क्वेश्चन क्लास 12th के ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं आउट ऑफ द 33% ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन यहीं से पूछा जाता है. और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एक बेसिक चैप्टर है फॉर ऑल द अदर चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th में, ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो चैप्टर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा फिर आगे आपको डिफिकल्टी होगी. ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे यार. और क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट इट कि करना क्या है, हमें आज क्या क्या पढ़ना है. तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे. आज हम बेसिकली ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली हेलो एल्केन हेलो एरीन होते क्या है. ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताऊंगी, जनरल फॉर्मूला के बारे में बताऊंगी. यूजेस के बारे में हम क्यों बात करेंगे, क्योंकि जब हमें यूजेस पता होते हैं तो हम उसको और एक्टिवली उस चीज़ को पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है यार इसके इतने यूजेस हैं इन डेली लाइफ और इन मेडिसिनल केमिस्ट्री. तो यूजेस के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, उसके बाद जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज क्लासिफिकेशन, कि हम कैसे हेलो एल्केन हेलो एरीन को क्लासीफाई करते हैं. बिकॉज किसी भी चीज़ को अगर हमें ईजी बनाना है, पढ़ने के लिए ईजी बनाना है, तो बेस्ट होता है कि आप उसको क्लासीफाई कर लो, उसको भागों में बांट लो, है ना. तो क्लासीफाई उसको करेंगे. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर फेवरेट नॉमेनक्लेचर. सबका फेवरेट होता है, आई नो, क्योंकि क्लास 11th में हमें उसका बेसिक तो पढ़ा दिया जाता है, अभी बस हमें उसको अप्लाई करना है और बहुत ईजी रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आई प्रॉमिस. नॉमेनक्लेचर में हम ना नॉमेनक्लेचर हेलो एल्केन हेलो एरीन का ही फोकस करेंगे. आपने और भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं यार, आपने एल्डिहाइड पढ़ा है, कीटोन पढ़ा है, एस्टर पढ़ा है, तो अभी उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. जैसे जैसे वो चैप्टर आएगा उस चैप्टर के नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे. इस चैप्टर में हम सिर्फ हेलो एल्केन हेलो एरीन या फिर कह लो एल्काइल हलाइड, अराइल हलाइड, कॉमन नेम्स हेलो एल्केन हेलो एरीन के क्या होते हैं, एल्काइल हलाइड, अराइल हलाइड, तो उस पर फोकस करेंगे. लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज योर डाइपोल मोमेंट, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है डाइपोल मोमेंट. तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फोकस. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन. देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास, मैंने आपको बताया 3 भागों में इंट्रोडक्शन को हमने बांटा है, डेफिनेशन, जनरल फॉर्मूला और यूजेस. तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि हेलो एल्केन हेलो एरीन एक्चुअली वो कंपाउंड्स होते हैं जब जो बनते हैं जब मैं किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ किसी हैलोजन से. क्या हम लोग समझे? हम लोग ये समझे, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में इजी होगा. कि डेफिनेशन इसकी ये होती है कि दीज आर द कंपाउंड्स, लिख दें डेफिनेशन, क्योंकि कई बार ना छोटे बच्चों जैसा लिखना ही अच्छा रहता है, आगे के लिए बहुत सुविधा हो जाती है अगर हम हर एक चीज़ जो है वो लिखते रहें. डेफिनेशन, स्पेलिंग गलत हो गई. ठीक है, तो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म्ड, these are the compounds that are formed when compounds formed when compounds formed when one or more, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है. वन और मोर हाइड्रोजन of a hydrocarbon हाइड्रोकार्बन. हम हाइड्रोकार्बन में कौन कौन हो सकते हैं बेटा?
हाइड्रोकार्बन में आपके पास एल्केन भी हो सकता है, आपके पास एल्कीन भी हो सकता है, यानी कि बेसिकली कह दो कि आपके पास कोई एलिफैटिक ग्रुप हो सकता है या फिर आपके पास कोई एरोमेटिक ग्रुप हो सकता है, मोटा मोटा एलिफैटिक और एरोमेटिक कोई सा भी आपका हाइड्रोकार्बन हो जाए इज रिप्लेस्ड बाय, या फिर रिप्लेस लिख लो या फिर सब्स्टिट्यूटेड लिख लो, इज रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूटेड बाय substituted by halogen atoms. हालोजन एटम, अगर एक को रिप्लेस कर रहे हो तो एक एटम लगेगा, अगर ज़्यादा को रिप्लेस कर रहे हो तो ज़्यादा एटम्स। ये होती है हमारी डेफिनेशन। क्या सीखे हम कि भाई ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बनते हैं जब मैं एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती हूँ एक या एक से ज़्यादा हालोजन एटम से, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं हमारे एल्काइल हैलाइड, ठीक है। इतना हम सबको समझ में आ जाता है। एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड, अगर एरोमेटिक है तो अराइल हैलाइड, अगर एलिफैटिक है तो अराइल हैलाइड। अच्छा, ये हमें समझ में आ गया। अब इसका कोई एग्जाम्पल, कोई इसका एग्जाम्पल भी तो होगा, ऐसा थोड़ी डेफिनेशन देकर छोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल क्या होगा बेटा, देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक पर्टिकुलर एल्केन है, कुछ भी बना लो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना रही हूँ, ये मेरा एल्केन है। अब इस एल्केन के हर तरफ हाइड्रोजन होंगे, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ऐसे ही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, इतना तो हम सब लोग जानते हैं ना। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, वैलेंसी तो कार्बन की 4 ही होती है। अब मुझे क्या करना है कि किसी भी एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को हटा देना है और उसकी जगह पे क्या लगा देना है, मेरा हैलोजन लगा देना है। हैलोजन क्या होता है मैम, तो हैलोजन तो हम सबको पता है यार क्या होता है, या तो फ्लोरीन एटम या क्लोरीन एटम या ब्रोमीन एटम या आयोडीन एटम, यानी कि ग्रुप 17, ग्रुप 17 में जो एलिमेंट्स होते हैं हम उनको जनरली क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं हैलोजन एटम्स, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन को हटा के मैं वहाँ पे क्या लगा दूंगी, कोई हैलोजन लगा दूंगी, तो मेरा क्या बन जाएगा, फिर एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाया और मैंने इस एक हाइड्रोजन की जगह यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, मान लीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, तो ये मेरा क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया या हेलो एल्केन बन गया, एल्केन से हेलो एल्केन बन गया। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगी, दिस इज एन एग्जाम्पल, अगर उसी तरीके से मैं बात करूंगी बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग में भी मेरे पास क्या होते हैं, बेंजीन रिंग में मेरे पास हर जगह पे एक हाइड्रोजन होता है। तो अगर मैं उस हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा दूंगी, ये देखिए बेंजीन रिंग में हर जगह पे मेरे पास क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हर जगह पे क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन, इस तरीके से। अब मैं क्या करूंगी, इस हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दूंगी, किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी क्लोरीन, क्लोरीन लगा दूंगी या कोई भी एक और हैलोजन लगा दूंगी, कुछ भी लगा दूंगी, तो ये मेरा हो जाता है हेलो अरीन। तो ये हेलो एल्केन हो गया और ये क्या हो गया, मेरा हेलो अरीन। इतना बात हम सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, बेसिक डेफिनेशन एग्जाम्पल क्लियर है। अच्छा, ज़्यादा भी हाइड्रोजन रिप्लेस कर, ऐसा नहीं है एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस करना है, यू कैन रिप्लेस मोर देन 1 हाइड्रोजन ऑल्सो, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं यूजेस पे। हमारी डेफिनेशन हो गया, हमारा एग्जाम्पल हो गया। नाउ लेट्स कम टू यूजेस। यूजेस क्या होते हैं, तो देखिए हेलो एल्केन, हेलो एरीन के बहुत सारे यूजेस हैं, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो यूजेस होते हैं, मोरोवर इसके मेडिसिनल यूजेस जो हैं वो बहुत सारे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। यूजेस ऑफ हेलो एरीन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, कि इसके यूजेस क्या रहते हैं। What are the uses of these particular compounds?
तो इसके जो यूजेस रहते हैं, सबसे पहले देखिए ये जो है ना एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरीके से एक्ट करता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट एक ऐसा सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने में डिसॉल्व करे, राइट? तो फर्स्ट यूजेस दे एक्ट एज नॉन पोलर सॉल्वेंट. First uses, they act as non-polar solvent. They act as non-polar solvents. नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की तरीके से क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं कि अपने अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि नॉन पोलर हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरीके से ही एक्ट करेंगे और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, अपने में डिसॉल्व करेंगे, राइट? तो हाँ जी बेटा, तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनका क्या काम रहेगा कि वो बाकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही अपने में क्या करें, डिसॉल्व करें, राइट? तो इसमें हमारे कौन से नॉन पोलर सॉल्वेंट बनते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन से? तो जैसे कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है, दैट इज अवर क्लोरोफॉर्म CHCl3. CHCl3, ठीक है? ये एक बहुत कॉमन सॉल्वेंट है. किसके लिए यूज होता है ये जैसे कि अगर मेरे को वैक्स डिसॉल्व करनी है, ऑयल डिसॉल्व करना है, पेंट डिसॉल्व करना है, सो दिस इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर ऑल दोज थिंग्स, ठीक है? सो इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर non-polar molecule, non-polar molecule, जो भी हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स लाइक जैसे कि हमारा वैक्स हो गया या ऑयल हो गया या पेंट हो गया ना, क्योंकि अगर आपको पेंट बनाना है तो आपको कुछ सॉल्वेंट तो चाहिए ना उसको डिसॉल्व करने के लिए. ऐसे कैसे लेकर जाओ, गीला होता है ना वो, तो उसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके लेकर जाते हैं, तो CHCl3 उसके लिए यूज होता है. और दूसरा कौन सा सॉल्वेंट है, अच्छा इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं. ये तो पूरी दुनिया जानती है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है क्लोरोफॉर्म, किसी को बेहोश करने के काम में आता है क्लोरोफॉर्म. अच्छा इसके अलावा कौन सा है, CHLO क्लोरोफॉर्म. इसके अलावा कौन सा है हमारा, CCl4 हमारा ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज होता है, ड्राई क्लीनिंग पर्पस के लिए. तो ड्राई क्लीनिंग में भी हम क्या करते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, ग्रीस को, ऑयल को कपड़े से निकालते हैं, यही करते हैं ना ड्राई क्लीनिंग में. तो ये हमारा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड. क्या होता है बेटा, कार्बन टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो हमारा ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, राइट? तो बेसिकली सबसे पहला जो हमारा यूज है वो ये हो गया कि ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरीके से एक्ट करते हैं, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स को आप अपने में डिसॉल्व करते हैं जो कि नॉन पोलर हो, क्योंकि इनका खुद का नेचर नॉन पोलर है. आप कहोगे मैम इसमें तो क्लोरीन है तो नॉन पोलर कैसे हो गया? तो देखो क्लोरीन है, बट इसकी जो ओवरऑल, अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड की बात करो या किसी भी एराइल हैलाइड की बात करो, तो उसका जो मेजर पार्ट होता है ना वो कार्बन चेन होती है उसकी, और कार्बन चेन मेजर पार्ट होने से उसका जो ओवरऑल नेचर होता है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है. फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरोबेंजीन की बात की, तो क्लोरीन तो उसमें एक ही है, बट पूरा का पूरा ग्रुप कौन सा है, जो बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है, बेंजीन है. तो देयरफॉर उसका नेचर जो है वो क्या हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है. जैसे यहाँ पे CCl4 की बात करो तो क्लास 11 में तुमने क्या पढ़ा होगा, डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा. तो CCl4 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 हो जाता है. 0 हो जाता है तो वो भी क्या हो जाता है, फिर नॉन पोलर हो जाता है, क्योंकि उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो गई. तो इस तरीके से ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली, हेलो एल्केन हेलो एरीन, और ये किस लिए काम आते हैं, नॉन पोलर चीज़ों को अपने में डिसॉल्व करने के लिए, जैसे वैक्स, ऑयल या ड्राई क्लीनिंग. तो ये पहला आपका पॉइंट हो जाता है. दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, सेकेंड पॉइंट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस इज द मेडिसिनल यूजेस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन. मेडिसिनल यूजेस, मेडिसिन में भी इनके बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं. मेडिसिनल अब यूजेस क्या होता है, अब देखो जहाँ पे भी मेडिसिनल यूजेस की बात आ जाती है ना, तो यार ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देखो आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे केमिकल सब्स्टिट्यूट्स बताना. जैसे मैं आपको इसी में एक एग्जांपल दूंगी,
यहाँ पे ही अगर हम पर फ्लोरो कंपाउंड्स की बात करते हैं ना, पर फ्लोरो कंपाउंड्स मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिसमें सारे हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स या फिर पर फ्लोरो कंपाउंड्स, यानी कि उनके हमने सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस कर दिए, फ्लोरीन से रिप्लेस। तो उसका मेडिसिनल यूज इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एज अ ब्लड सब्स्टिट्यूट यूज होता है, कि अगर हमें ब्लड की जगह पे कोई और बहुत इमीडिएटली कोई चीज चाहिए कि वो ब्लड को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो दैट इज योर पर फ्लोरो कंपाउंड्स या फिर कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स, कि हमने उसके सारे हाइड्रोजन निकाल के फ्लोरीन उसके अंदर लगा दिया जो कि एक हैलोजन है, तो एक हेलो एल्केन हमने बनाया है। तो दैट इज यूज एज अ ब्लड सब्स्टिट्यूट, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, और जब हम एक्सेल करें यानी कि जब हम सांस बाहर निकालें तो वो उसके साथ बाहर भी निकल जाता है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं, जैसे इसमें एक और मेडिसिनल यूज आ जाता है जो थायराइड, जो आपके टाइफाइड जैसे इन्फेक्शन को जो है प्रिवेंट करता है। आप मानोगे कि हमारी जो बॉडी है वो खुद थायरॉक्सिन बनाती है, और थायरॉक्सिन एक एल्काइल हैलाइड है, और थायरॉक्सिन अगर हमारी बॉडी में ना बने तो हमें क्या हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, ग्वाइटर जैसी बीमारी हो जाती है। तो देयर आर इनॉर्मस मेडिसिनल यूजेस ऑफ एल्काइल हैलाइड और एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। तो सबसे पहला हम यूज ले लेते हैं। द फर्स्ट यूज इज बेसिकली क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल एनसीईआरटी में मेंशन है ये सब यूज। ठीक है, इसीलिए क्योंकि देखिए एनसीईआरटी की हर एक जो लाइन है ना वो बाइबल की लाइन जैसी है, गीता की लाइनें हैं वो सारी, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनसीईआरटी की किसी भी एक लाइन को आप छोड़ के जा रहे हो तो आप अपने आप के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि क्या पता उसी लाइन से क्वेश्चन आ जाए और आपको लगे कि यार वो लाइन तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थी कहीं से भी, तो वो क्यों पढ़ना था। तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन जो है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये लाइन किस पेज पे लिखी हुई थी। इतने अच्छे से आपको एनसीईआरटी को क्या कहते हैं, घोल के पी जाना है वैसा। तो क्लोरमफेनिकोल किसके लिए यूज होता है, आप लोग बायो के स्टूडेंट है यार, आप लोग मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। क्लोरमफेनिकोल इज यूज टू प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शंस लाइक टाइफॉइड, फ्रॉम ईयर इन्फेक्शन, फ्रॉम आइज इन्फेक्शन। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कल परसों जो है मेरे घर पे मेरी मदर को ईयर में इशू था, यानी कि उनकी ईयर में बहुत ज़्यादा वैक्स हो गया था। तो वी गॉट अ बॉटल फॉर हर एज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर, और वो जो बॉटल थी दैट वाज आई थिंक वैक्स फ्री या सॉली वैक्स, आई डोंट नो व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मेडिसिन। बट उसमें मैंने देखा कि इसके कंटेंट, मेरी आदत है कि जब भी मैं कोई मेडिसिन यूज़ कर रही होती हूँ ना तो मैं देखती हूँ कि उसके कंटेंट्स क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था पैराडाइक्लोरोबेंजीन। मैंने आपको बताया कि यार ये जो है यूज़ होते हैं ईयर इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन के लिए, टाइफॉइड जैसी बीमारी के लिए। तो उसमें भी ये लिखा था पैराडाइक्लोरोबेंजीन, मतलब वो भी क्या था, एक हैलोएरिन था। ठीक है, तो क्लोरमफेनिकोल इज बेसिकली it is basically an alkyl halide or aryl halide. It is basically a halogenated hydrocarbon that is used for, अलग पेन से लिख देते हैं, मेरे को बोर्ड को सुंदर बनाने में अच्छा लगता है। तो इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, यूज्ड टू प्रिवेंट या फिर कह देते हैं टू ट्रीट इन्फेक्शंस, infections like टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए यूज होता है, एंड ईयर एंड आई इन्फेक्शन, ईयर एंड आई इन्फेक्शन। ठीक है, इन सब चीज के लिए ये यूज होता है क्लोरमफेनिकोल। सबसे पहला हमारा यूज ये हो गया। दूसरा क्या हुआ, दूसरा दवाई निकालो। तो दूसरी दवाई है हमारी, सेकंड मेडिसिन इज हैलोथेन। हैलोथेन, हैलोथेन किस में यूज होगा, हैलोथेन होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। इस तरीके का मॉलिक्यूल होता है ये बेटा, एक कार्बन पे आप लगा दीजिए 3 फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर वैसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन मेरा मन कर रहा है बताने का, इसलिए मैं बता दे रही हूँ, और थोड़ा इजी स्ट्रक्चर है इसलिए भी बता दे रही हूँ। तो ये हमारा हैलोथेन का मॉलिक्यूल होता है, और इसका यूज क्या होता है बेटा, हैलोथेन जो है, जो सर्जरी होती है ना उसमें एनेस्थीसिया जो देना होता है उसके लिए यूज आता है।
इट इज़ यूज एज एन एनेस्थीसिया एजेंट और एनेस्थेटिक। अब बायो के तुम लोग हो यार, वो मैं तुम पे छोड़ रही हूँ, बट मैं अपनी लेमैन लैंग्वेज में लिख दे रही हूँ। इट इज़ यूज फॉर गिविंग एनेस्थीसिया इन सर्जरी। एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया स्पेलिंग भी इतना मुझे नहीं आता है एनेस्थीसिया का, नहीं हुआ सही तो सही कर लेना। एनेस्थीसिया इन सर्जरी, सर्जरी में जब हम एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या एग्जाम्पल इसका हो सकता है, और क्या मेडिसिनल यूज हो सकता है? एक हमारा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोक्विनोल। क्या हम उसको कहेंगे बेटा? क्लोरोक्विनोल। क्लोरोक्विनोल ये किसके लिए काम आता है? ये काम आता है मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। क्लोरोक्विनोल ये किसके लिए काम आएगा? सर्दी, खांसी, मलेरिया, उन सब चीज़ों के लिए ये काम आता है, ठीक है। तो इट इज यूज टू ट्रीट मलेरिया। अच्छा, तो और कुछ भी बच गया क्या? हाँ बच गया। क्या बच गया? मैंने आपको बताया था ये जो हमारे बॉडी में हमारी बॉडी में तो मैंने आपको बता दिया था क्या प्रोड्यूस होता है? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक आयोडीन वाला कंपाउंड है। मतलब बेसिकली आयोडो एल्केन है, या फिर मुझे नहीं पता एल्केन है या हेलो एल्केन है कि हेलो एरीन है वो, लेकिन हाँ उसके अंदर आयोडीन होता है, ये मुझे ज़रूर पता है। तो दैट इज़ थायरॉक्सिन। वो मैं लिखवा नहीं रही हूँ, लेकिन एक पॉइंट मैं यहाँ पे लिखवा दे रही हूँ, वो वाला पर फ्लोरो कंपाउंड्स का। वो मैं क्यों लिखवा दे रही हूँ? बिकॉज दैट इज़ द नीड ऑफ द आर। वो जो पर फ्लोरो कंपाउंड्स है या कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स हैं, दैट इज द नीड ऑफ द आर। बिकॉज आजकल हमें जब हम हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब हम इस तरीके के ब्लड रिलेटेड प्रोटीन्स को जो है वो ट्रांसफर करते हैं, सो वी नीड अ वेरी गुड सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दैट कैन स्टेबलाइज दीज टाइप ऑफ प्रोटीन्स। बट अभी जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ऐसे तो सॉल्वेंट बहुत सारे हैं हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हीमोग्लोबिन को ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, बट वो कोई भी सॉल्वेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो आजकल जो रिसर्च चल रही है वो इसी टॉपिक पे चल रही है कि भाई हीमोग्लोबिन को जब आप ट्रांसफर कर रहे हो, जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, या ट्रांसपोर्ट छोड़ो, अगर आप उसको स्टोर करके भी रख रहे हो किसी एक इमरजेंसी पर्पस के लिए, तो आप उसको किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में स्टोर करके रखो जो कि अच्छा भी हो, जो उसको प्रॉपरली फोल्डेड फॉर्म में रखे, उसके नेटिव फॉर्म में रखे, प्लस एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो। तो ये सब आजकल ऑनगोइंग रिसर्च जो है ना, वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डी पार्ट आपको लिखवाने जा रही हूँ, दैट इज पर फ्लोरो कंपाउंड। यानी कि हमने ब्लड का सब्स्टिट्यूट ही बना दिया कि अगर हमें थोड़े टाइम के लिए हमारे पास ब्लड की डेफिशिएंसी है तो हम उसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं। इट्स रियली नाइस एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ डी, कि हमारे जो पर फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं, पर फ्लोरो कंपाउंड्स, या फिर हम इसको कंप्लीटली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, तो दे आर यूज एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। दे आर यूज एज अ ब्लड सब्स्टिट्यूट। ब्लड सब्स्टिट्यूट क्योंकि इनकी ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे आर यूज एज ब्लड सब्स्टिट्यूट। जैसे कि अगर मैं इसको एक आपको ये हाइड्रोकार्बन बना के दूं, तो अलग रंग से बना देते हैं भाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन बनाया, ठीक है। और अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन है ना, उन सबको मैंने रिप्लेस कर दिया फ्लोरीन से। ये देखिए जी, फ्लोरीन फ्लोरीन, ये बेसिकली आपका डेकालिन बन जाएगा। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, तो ये आपका हो जाता है पर फ्लोरो कंपाउंड। ये एज अ ब्लड सब्स्टिट्यूट आपका यूज में आता है, समझे बात? क्योंकि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। थायरॉक्सिन वाला लिखना चाहो तो वो अपने आप से लिख लेना, मैं आज सच उसको लिखवा नहीं रही हूँ। तो कुछ कुछ ये हमारे क्या हो जाते हैं, मेडिसिनल यूज हो जाते हैं। तो दो तरीके के यूज बेटा हमने पढ़े हाइड्रोकार्बन के। कौन से यूज पढ़े? सबसे पहला हमने यूज पढ़ा कि भाई ये तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पेंट बनाना है, वैक्स बनानी है, ऑयल बनाना है, तो उसके लिए बहुत लाभकारी है, बहुत
यूजेबल है बिकॉज ये उनको अपने में घोल लेते हैं, ये खुद भी नॉन पोलर हैं तो दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अपने में समा लेते हैं। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन यूज होता है? अच्छा, ये क्वेश्चन आ रखा है कि ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन यूज होता है, तो तुम्हें याद रखना है CCl4 यूज होता है। क्या यूज होता है ड्राई क्लीनिंग के लिए? हाँ, जो तुमने बोला वही CCl4। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? मेडिसिनल यूजेस। मेडिसिनल यूजेस में आपका क्लोरमफेनिकोल इंपॉर्टेंट है, क्लोरोक्विनोल इंपॉर्टेंट है, हेलोथेन इंपॉर्टेंट है, परफ्लोरो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरे से माफ़ी मांगती हूँ मैं आपसे, क्योंकि आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, आप मुझसे बेहतर जानते हो, बट केमिस्ट्री के हिसाब से जितना मुझे आपको बताना चाहिए था मैंने आपको बता दिया। बाकी निमोनिया, मलेरिया, किसी स्पेलिंग में गलती हुई हो तो आई एम सॉरी, मेरी स्पेलिंग इस चीज़ में बिल्कुल अच्छी नहीं। ठीक है, डन है। चलिए आगे। अब आगे हमारा ये यूजेस हो गया। जनरल फॉर्मूला लिखवा दिया था मैंने आपको, जनरल फॉर्मूला लिखवाया था? नहीं लिखवाया था ना, तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पे आप लिख लीजिए। जनरल फॉर्मूला में देखिए क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए थे ना, तो यहीं से जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती यार, जनरल फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। अब बताओ, आपका जो एल्काइल हैलाइड था, ये जो आपका एल्काइल हैलाइड था, इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा कि भाई मेरे पास एक एल्काइल ग्रुप है और उसके साथ मैंने क्या लगा दिया? एक हैलाइड ग्रुप लगा दिया। तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। हाँ, सही बोल रहे हो। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बोल रहे हो। मैं भी बोल देती हूँ तो तुम लोगों को पता लग जाएगा तुम सही बोल रहे हो। तो एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1, है ना। जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है उसके अंदर से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, और उसके साथ हैलोजन तो है ही, ये तो इसके साथ अटैच्ड है ही। तो इसको ज़रा मैं थोड़ा ना ठीक से लिख देती हूँ, कहीं तुम सोचो मैं हमने क्रॉस मार रखा है। +1 उसके साथ हैलोजन, X इज फॉर हैलोजन। तुम्हारी इजी करने के लिए यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ कि दे आर ऑल हैलोजन्स, इनको हम X से डिनोट करते हैं ना। अराइल हैलाइड का क्या हो जाएगा? तो अभी तो मैं अराइल हैलाइड, देखो आपके जो एरोमेटिक ग्रुप हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अभी मैं स्टैंडर्ड बेंजीन को लेकर चल रही हूँ। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? C6H6 होता है, बट एक हाइड्रोजन को तो मैंने हटा दिया। तो जो हाइड्रोजन को मैंने हटाया है तो उधर मैंने लिख दिया C6H5, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटा दिया, और उस हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या लिखा है? हैलोजन, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाता है इसका, और ये जनरल फॉर्मूला हमारा हो जाता है इसका, अराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमने सब कुछ इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर लिया, डेफिनेशन कर लिया हमने, जनरल फॉर्मूला कर लिया हमने, यूजेस कर लिए। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। तो क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे भाई? बहुत इजी है, इससे इजी कोई टॉपिक नहीं है, क्लासिफिकेशन से इजी कोई टॉपिक नहीं है। बच्चों वाली चीज़ है, देखो मोनो डाई ट्राई, क्या इसमें क्या करना है, क्या पढ़ना है? मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। अच्छा, पॉली अगर कोई बोले ना तो पॉली होता है 2 से ज़्यादा। कई बार बुक्स में लिखा होता है मोनो डाई पॉली, तो पॉली का मतलब है जो भी चीज़ 2 से ज़्यादा हो ना, वो पॉली होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पहले इससे श्री गणेश करते हैं कि भाई हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हम कैसे लिखेंगे? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सबसे पहले इसके बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के बेसिस पे कैसे करेंगे भाई? लाइन अच्छे से लगा देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि भाई ऐसा एल्काइल हैलाइड जिसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, यानी कि एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिप्लेस हुआ हो, तो उसको क्या बोल देंगे? बोलो बोलो भाई, मोनो। सही बोल रहे हो, मोनो बोलेंगे। अगर 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 हाइड्रोजन लगा दिया तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही। और 3 हाइड्रोजन को हटा के लगा दिया 3 हाइड्रोजन तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। तो हम क्या यहाँ पे बोलते हैं कि अगर मैं मोनो की बात करती हूँ तो मोनो इज लाइक दिस, मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन ये होता है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हाइड्रोजन लगाया, किसके बजाय? एक हाइड्रोजन लगाया एक हाइड्रोजन के बजाय।
ये हो गया मोनो हेलो एल्केन। अब मैम डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन तो हम अपने आप बना लेंगे, आप कष्ट ना करिए, बट मेरी तो ड्यूटी है, बनाना पड़ेगा। मोनो के बाद हो जाता है डाई। तुम अपना बनाते रहो, तुम अपना काम करते रहो और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। डाई हेलो एल्केन बना देना, तुम्हारी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस। आप कहीं पे भी दो हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन लगा दीजिए, आपके ऊपर है। तो मैंने एक जगह मुझे ये अच्छी लग रही है, दूसरी जगह मुझे ये अच्छी लग, तो क्या हो गया डाई हेलो एल्केन आ जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कि भाई बताओ मोनो हेलो एल्केन कौन सा है, डाई हेलो एल्केन कौन सा है, तुम लोग कर लोगे, तुम्हें कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी, है ना। उसके बाद आ जाता है ट्राई हेलो एल्केन। कौन आ जाएगा बेटा, ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई हेलो एल्केन कौन सा होता है, जिसमें मैंने 3 हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन लगा देना है। तो बस फिर इससे इजी चीज कहीं जिंदगी में तुम्हें नहीं मिल सकती। यहाँ पे एक जगह लगा दो, यहाँ पे एक जगह तुम क्लोरीन लगा दो, यहाँ पे एक जगह क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे एक जगह, बस हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया ट्राई हेलो एल्केन। उसी तरीके से तुम्हारे एरीन्स भी हो सकते हैं, मोनो हेलो एरीन, डाई हेलो एरीन इस तरीके से, या मोनो हेलो बेंजीन, डाई हेलो बेंजीन इस तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको बनाना है मोनो हेलो बेंजीन, मोनो हेलो बेंजीन, मोनो हेलो बेंजीन, तो कैसे बनाओगे, बस फिर बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन हटा दो अपनी श्रद्धा अनुसार, जो तुम्हारा मन करे वो हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, आप हाइड्रोजन लगा दो, है ना भाई। जब ऐसा मौका मिले अपनी मर्जी से कुछ करने का, तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए ना। बहुत कम मौके ऐसे मिलते हैं कि अपनी मर्जी से कर लो जो करना है, इट्स अ गुड थिंग। तो मोनो हेलो बेंजीन हो गया, ये आपका हो गया। अच्छा, मोनो हेलो की जगह यहाँ पे मोनो क्लोरो भी लिख सकते हो तुम लोग, क्योंकि यहाँ पे मैंने हैलोजन, यहाँ पे क्लोरीन लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्लोरीन ही हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अगर क्लोरीन ले रहे हो तो यहाँ पे हेलो की जगह तुम क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम डाई हेलो लिख लो, डाई हेलो अगर लिखना चाहो तो क्लोरो बेंजीन, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये बेटा जी बनाते रहिए अपने नोटबुक में। तो यहाँ पे आप कोई भी 2 जगह पे क्या लगा देंगे, क्लोरीन लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा डाई हेलो बेंजीन। बात आ गई ना समझ में। तो ऐसे ट्राई भी बना लेना। अब तो इट्स वेरी इजी है ना, चाइल्ड्स प्ले तो कहते हैं, चाइल्ड्स प्ले बहुत इजी। तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे हम कैसे इसको डिस्टिंग्विश करेंगे। अच्छा, अब इसकी सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाती है कि आपने नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेसिस पे तो कर लिया, बट कंपाउंड्स दैट आर कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैलोजन बॉन्ड की, कार्बन हैलोजन बॉन्ड अगर मैं कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज रखती हूँ तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, या ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम, ऐसे एल्काइल हैलाइड्स अराइल हैलाइड्स को हम क्या कहेंगे। तो वो बात कर लेते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारी, क्लासिफिकेशन सेकेंड हमारी क्या हो जाएगी, अगर किसी को भी नींद आ रही है तो जल्दी से पानी छिड़क के आ जाइए 2 मिनट में। कहाँ पानी छिड़केंगे, आंखों पे। ठीक है, तो अगर बिल्कुल नींद आ रही है तो जब तक लिख रही हूँ टॉपिक तब तक पानी छिड़क के आ जाइए और फिर से तंदुरुस्त और जागरूक हो जाइए एकदम। अब देखिए यहाँ पे हम सेकेंड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हमारे पास कार्बन जो है अगर वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो व्हेन द कार्बन, व्हेन की स्पेलिंग भी भूल गई हूँ मैं, व्हेन halogen is attached to sp2 hybridized carbon, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, जब आपने
हैलोजन को sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच किया है। तो जब आप ऐसे करेंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच, तो हमारे क्या क्या क्लासिफिकेशन इसमें आ जाएंगी, कैसे कैसे मॉलिक्यूल आ जाएंगे बेटा, बोलो। सही बोल रहे हो, बोलो बोलो, बोलने का प्रयत्न करो, कोशिश करो, सही बोलने की कोशिश करो, गलत भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलो। तो जब हैलोजन अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, तो कौन से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं बेटा इसमें, सोचो सोचो सोचो। sp2 कौन सा होता है, sp2 कौन सा होता है, sp2 कौन सा होता है, sp2 वो होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड हो, है ना। जनरली तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि sp2 मतलब कार्बन डबल बॉन्ड, क्या इजी तो है, क्या है इसमें। तो इसमें हमारा आ जाता है एक तो सबका प्यारा दुलारा बेंजीन, क्योंकि बेंजीन क्या है, डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो एक तो हमारा बेंजीन आ गया, डबल बॉन्डेड है बेंजीन। तो अगर मैंने इसके साथ हैलोजन लगा दिया तो मैं इसको क्या बोलूँगी, मैं इसको बोलूँगी अराइल हलाइड। क्या बोलूँगी बेटा, अराइल हलाइड। तो एक तो इसमें ये कैटेगरी आ जाती है। अब हैलोजन तुम्हारे ऊपर है, हैलोजन क्लोरीन लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, कोई भी लगाना है लगा देना, ठीक है। हैलाइड आयन कोई सा भी तुम लगा देना। एक तो ये कैटेगरी आ जाती है। दूसरी कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, बोलो। सोच रखा है तुमने, जो सोचा है वो सही है, और जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा था ये वही है। वी से शुरू होता है, वी से शुरू होता है, बोलो। हाँ सही बोल रहे हो। कौन कौन है वो, विनाइल हलाइड। विनाइल हलाइड पढ़ रखा है, पढ़ रखा है सबने, कुछ ऐसा नया नहीं है ये। तो इसमें भी ये कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन क्या है मेरा, sp2। और ये कौन है, ये भी कौन है मेरा, sp2। लिखना है तो लिख लो। मैं हर बात इसलिए लिखवा देती हूँ क्योंकि जब मैं पढ़ती थी और मैं जब नोट्स बनाती थी तो कभी कोई टीचर कुछ नहीं लिख पाता था, और जब पेपर होने वाला होता था और मैं नोट्स खोल कर पढ़ती थी और मुझे वो चीज़ नहीं स्ट्राइक करती थी, मुझे बहुत दुख होता था कि यार क्यों नहीं लिखवाया टीचर ने, या फिर चलो टीचर ने लिखवाया, मैंने क्यों नहीं लिखा। क्योंकि अब एंड मोमेंट पे, कल तो पेपर है, पेपर से पहले एक रात को मैं पढ़ रही हूँ, रात को मतलब उससे पहले भी पढ़ती थी, बट लास्ट में मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और यार मुझे ये चीज़ स्ट्राइक नहीं कर रही कि ये sp2 है या sp3 है या sp है, तो काश मैं उस टाइम पे लिख लेती। तो इसलिए मैं हर चीज़ लिखवा देती हूँ। आपका भी फायदा इसी चीज़ में है बेटा, थोड़ा सा हाथ दुखेगा बट लिख लो हर चीज़, एंड मोमेंट पे चीज़ें बहुत ना हेल्प करती हैं। विनाइल, विनाइल हलाइड क्या कहेंगे इसको, भगवान का नाम लेकर बोलो, क्या कहेंगे इसको, विनाइल हलाइड। तो जब जब मैं कहती हूँ कि मेरा हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड है, कौन सा कार्बन, sp2। sp2 कौन होता है, डबल बॉन्डेड। हाँ, तो sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन से जब अटैच्ड है तो वो या तो मेरा हो जाएगा एराइल, या फिर मेरा कौन हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा बेंजाइल, ठीक है। एराइल या फिर कौन हो जाएगा, विनाइल। अब आगे आ जाते हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन क्या थी भाई, तीसरी क्लासिफिकेशन थी द कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। मतलब अब मेरा हाइड्रोजन जो है वो किससे अटैच्ड है, sp3 से अटैच्ड है। पहले sp2 से अटैच्ड था, अब sp3 से अटैच्ड है। इसमें मोनोहैलो एल्केन, एलाइल और बेंजाइलिक, ये तीनों की क्लासिफिकेशन करनी है। तो आ जाते हैं फिर आगे। तो when carbon is attached to sp3 hybrid, when halogen is attached to sp3 hybridized carbon, when halogen is attached to sp3 hybridized carbon, attached to sp3 hybridized carbon, कि अब की बारी मुझे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अपना हैलोजन जो है वो अटैच कर देना है, ठीक है। हाँ भाई, व्हेन हैलोजन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, कार्बन भी लिख देती हूँ, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो इसमें सबसे पहले हम किसमें क्या कह रहे हैं कि मोनोहैलो एल्केन, जिसमें मेरे पास एक ही हैलोजन है। तो अगर एक ही हैलोजन है हमारे पास, तो इसमें अगर मैं मोनोहैलो एल्केन की बात करूं, मोनोहैलो एल्केन
तो इसमें बेटा आपका आ जाता है या तो 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तो तुम्हारे लिए बचपने वाली बात हो गई होगी। 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर प्राइमरी सेकेंडरी, ये तो अब हमारे लिए बचपने वाली बात हो गई। पहले मैं 1 डिग्री बना देती हूँ। 1 डिग्री कौन होता है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन आटम जो है वो सिंगल डिग्री कार्बन से, यानी कि ऐसा कार्बन जो कि प्राइमरी है उससे अटैच्ड हो, तो ये मेरा हो जाता है 1 डिग्री। अब तुम कहोगे मैम क्लोरीन क्या आपका फेवरेट है, अब हर जगह क्लोरीन क्यों लगाए जा रहे हो? तो कोई बात नहीं यार, ब्रोमीन लगा लो, दिल पे मत लो, बस ब्रोमीन लगा लो, कोई भी हाइड्रोजन लगा लो, तुम्हारी मर्जी है। ये सच बात है, क्लोरीन मेरा फेवरेट है, क्योंकि हर जगह पे ना क्लोरीन कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। क्लोरीन आयोडीन में बहुत ज़्यादा लिमिटेशन रहती है, और ब्रोमीन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लेकिन तुम ब्रोमीन भी लगा सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे ऊपर है। 1 डिग्री। अच्छा, अगर 2 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड, अब यहाँ पे देखिए मेरा जो कार्बन है वो कौन सा है, 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बन एटम है ना। 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री में मेरा आ जाएगा 3 डिग्री कार्बन एटम। तो इसमें तो बहुत सिंपल एक क्लासिफिकेशन होती है कि अगर आपने हैलोजन को 1 डिग्री से अटैच किया है तो वो प्राइमरी हो गया, 2 डिग्री से अटैच किया है तो सेकेंडरी हो गया, और 3 डिग्री से अटैच किया है तो टर्शरी हो गया। और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक, तो मार्क कर देती हूँ यार डिग्री। ये आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, और ये वाला जो है ये आपका 3 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया मोनोहेलो एल्केन। अब क्या बोल रहा था कि भाई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही हमें अटैच करें, लेकिन हम क्या बनाना चाहते हैं, हम एलाइलिक बनाना चाहते हैं। हमारा मन है कि हम एलाइलिक हैलाइड बनाएं, एलाइलिक हैलाइड। पहले हमने विनाइलिक बनाया था, यहाँ पे ये विनाइल हैलाइड बोल दो या विनाइलिक हैलाइड बोल दो, एक ही बात है। अब हम क्या बनाएंगे, अलाइलिक हैलाइड बनाएंगे। तो अलाइलिक कैसे बनेगा, तो अलाइलिक कैसे बनता है जी, इसी में ही आ जा रहा है, ये सब टॉपिक इसका यही है। तो अगर मैं अलाइलिक हैलाइड बनाऊं, अलाइलिक हैलाइड, तो अलाइलिक हैलाइड कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये देखिए डबल बॉन्ड, अगर बिल्कुल इसके पास अटैच कर देते तो हमारा विनाइल हो जाता, बट इससे थोड़ा सा दूर अटैच कर रहे हैं, यानी कि एक कार्बन की दूरी पे अटैच कर रहे हैं, तो ये मेरा हो जाएगा अलाइल। एक कार्बन की दूरी पर, बेसिकली ये मेरा एलाइल ग्रुप होता है, ये मेरा अलाइल ग्रुप होता है। अगर आपने एक कार्बन की दूरी पे अटैच किया है तो वो क्या हो जाता है, एलाइल हैलाइड। अगर बिल्कुल इससे सटा के अटैच कर देती तो क्या हो जाता है, विनाइल हैलाइड। तो उसका ध्यान रखना है ना। आप देखो यहाँ पे फिर से मेरा प्यार क्लोरीन दोबारा से आ गया, मुझे सबसे अच्छा क्लोरीन लगता है, तभी ये बार बार आ जाता है। अब आ जाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड पे। अच्छा, बेंजाइलिक ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि ना कई बार हमारे दिमाग में, मुझे भी था पहले ये, जब मैं आपकी जगह पे पढ़ती थी क्लास 12th में, जब भी कोई मुझे बेंजाइलिक कहता था ना, मुझे लगता था कि बेंजीन के ऊपर कुछ लगाना है मुझे। जब भी कोई मुझसे कहता था कि यार बेंजाइलिक, बेंजाइलिक अल्कोहल, या फिर मुझे कोई कहता था बेंजाइलिक क्लोराइड, कुछ भी, मतलब मुझे लगता था अच्छा बेंजीन के ऊपर कुछ होगा, बेंजीन के ऊपर सटा के, मतलब बेंजीन के ऊपर ही कुछ लगाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन के साथ एक कार्बन और उस कार्बन के साथ हैलोजन। मुझे पता है ये बहुत गड़बड़ है यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं केमिस्ट्री में जो तुम कहोगे कि मैम ये क्या है। अब ठीक है, बेंजाइलिक का मतलब यार यही होता है, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हैलाइड। अब क्या करें, ज़िंदगी उतनी आसान भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। तो बेंजाइलिक का मतलब ये है कि हमारा बेंजीन, हमारा सबका प्यारा बेंजीन, और उसके साथ एक कार्बन, यानी कि CH2 ग्रुप, और उसके साथ एक हैलोजन, जैसे कि फिर से मैंने क्या लगा दिया, हमारा प्यारा क्लोरीन। तो ये वाला जो ग्रुप होता है ना बेटा जी, ये वाला ग्रुप बेंजीन के साथ CH2 वाला ग्रुप, इस वाले ग्रुप को हम कहते हैं बेंजाइलिक ग्रुप। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक ग्रुप।
ठीक है बेटा, इसी को हम क्या कहेंगे, बेंजाइलिक ग्रुप। जैसे ये मेरा एलाइलिक ग्रुप था, लिखना चाहते हो तो लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखने की ना कभी कंजूसी मत किया करो। मैं नहीं करती बीइंग अ टीचर, तो तुम क्यों करते हो? तुम्हें तो अपना अभी करियर बनाना है, तो कभी लिखने की कंजूसी मत करो। जितना बार लिखोगे उतना बार तुम्हें ध्यान रहेगा कि यार लिखा था। क्या हो जाएगा ये लिखने से? कुछ भी नहीं होगा, बट तुम्हें याद जरूर रहेगा। लिखा करो। तो ये हमारा हो गया एलाइलिक और बेंजाइलिक। अच्छा, अब कर लिया, अब और क्या करें? ये वाली क्लासिफिकेशन भी हो गई। और कौन सी क्लासिफिकेशन थी देख लेते हैं। और क्लासिफिकेशन थी ये वाली, डाई हेलो जेमिनल विसिनल। डाई हेलो एल्केन क्या होता है कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप मोनो बना सकते हो, डाई बना सकते हो, ट्राई बना सकते हो। तो अभी हमें डाई बनाना है। डाई का मतलब है बाल वाली डाई नहीं, बहुत गंदा जोक था। हाँ, तो बाल वाली डाई नहीं, हमें बनाना है कि 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 हैलोजन हम लगा दें। तो जब 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 हैलोजन हम लगाते हैं तो हमारे पास बन जाता है डाई हेलो कंपाउंड। और डाई हेलो कंपाउंड में भी 2 चीजें होती हैं, या तो जेमिनल या फिर विसिनल। ठीक है, विसिनल या फिर जेमिनल। पढ़ रखा है यार तुमने क्लास 11th में, इसलिए बीच में रुक जाती हूँ कि याद करो खुद से, या तो जेमिनल या फिर विसिनल। तो आ जाओ यार जेमिनल विसिनल पे। हे भगवान, चलिए, तो हमारा हो जाएगा जेमिनल विसिनल और डाई हेलो कंपाउंड्स। तो इसकी क्लासिफिकेशन हमारी हो जाएगी जेमिनल। जेमिनल का मतलब होता है सेम ही कार्बन पे दोनों आ जाए। जेमिनल का मतलब होता है सेम ही कार्बन पे दोनों आ जाए, एक ही कार्बन पे दोनों सट के बैठ जाएं, तो जेमिनल है। जैसे कि मैम एग्जांपल दे दो। तो एग्जांपल ये है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरे पास इथेन है और इस इथेन पे मेरे पास 2 हैलाइड जो है वो सट के बैठ गए इस तरीके से, तो ये हो गया जेमिनल। एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन बैठ गए, तो ये जेमिनल। अच्छा, विसिनल क्या होता है फिर? तो विसिनल ये होता है कि दोनों के बीच में है थोड़ी बहुत नाराजगी, और दोनों जो है वो थोड़ा बहुत एक दूसरे से अलग होने की प्रिटेंड करेंगे, रहेंगे एक ही कंपाउंड में, बट क्योंकि नाराजगी है तो चाहेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विसिनल। थोड़ी बहुत नाराजगी। तो ये देखिए, ये हमारा हो जाता है। बात आती है समझ में? बात आती है बेटा समझ में? जेमिनल और विसिनल, है ना? अच्छा, अब इसमें ना एक चीज छोटी सी और नोट कर लो कि कई बार ना इसका कॉमन नेम पूछ लिया जाता है जेमिनल विसिनल का, वो तुम्हें आना चाहिए। तो जो जेमिनल है ना, उसमें हैलोजन तो पास पास बैठे हैं बट इसका नाम थोड़ा बड़ा है, और विसिनल में हैलोजन दूर दूर बैठे हैं बट नाम छोटा है। ऐसे याद रखना कि जिसका नाम बड़ा उसमें नाराजगी नहीं, जिसका नाम छोटा उसमें नाराजगी, दूर दूर बैठे हैं। तो जेमिनल का नाम होता है एल्काइलिडीन हैलाइड। जैसे यहाँ पे हो जाएगा एल्काइलिडीन क्लोराइड। एल्काइलिडीन यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, तो हो जाएगा इथाइलिडीन क्लोराइड, है ना, 2 कार्बन एटम है। यहाँ पे भी 2 कार्बन एटम है और 2 हैलोजन एटम जो है वो साथ साथ प्रेजेंट है। अब इसका नाम जो है वो थोड़ा छोटा होगा, दैट इज एल्काइलिन डाई हैलाइड। अच्छा, यहाँ पे डाई आता, ऊपर वाले में डाई नहीं आता ना, ध्यान रखना। यहाँ पे है एल्काइलिन डाइहैलाइड। जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास 2 कार्बन एटम है तो ये हो जाएगा इथाइलिन डाइक्लोराइड। बोलो मेरे पीछे बेटा, ऐसे बैठे रहने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये क्या हो जाएगा? इथाइलिडीन क्लोराइड। ठीक है, देखो ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बट एनसीईआरटी में ना एक क्वेश्चन है इस पे। एक क्वेश्चन क्या मतलब, एक सॉल्व्ड चीज उन्होंने टेबल में दे रखी है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। रिस्क नहीं लेना चाहिए ना जिंदगी में, है ना, रिस्क नहीं लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। वैसे तुम कहोगे मैम क्या गलत एडवाइस दे रहे हो, जो रिस्क ना ले वो क्या जिंदगी जी रहा है। ठीक है, बट जनरली मैं थोड़ी ऐसी इंसान हूँ जो रिस्क लेना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं करा देती हूँ। रिस्क लेना चाहिए बट वो पॉजिटिव रिस्क लेना चाहिए,
ये अगर इसमें रिस्क लोगे कि बिना पढ़े चले जाओगे तो वो एक नेगेटिव रिस्क हो जाएगा ज़िंदगी के लिए, है ना, तो वो नहीं लेना है। पॉजिटिव रिस्क तो लो, है ना, अपना अनट्रॉडन पाथ जो है उसको ढूंढो। तो ये हमारा हो जाता है क्लासिफिकेशन। कोई दिक्कत, थोड़ी सी भी दिक्कत है इसमें? चलो बढ़िया, क्लासिफिकेशन पार्ट हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया, जय माता दी। अब देखिए नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमारे पास कॉमन और आयुपेक नॉमेनक्लेचर दोनों देखने हैं। अब देखिए नॉमेनक्लेचर के रूल्स तुमने बेसिक जो रूल्स हैं वो क्लास 11th में पढ़ रखे हैं ना, मत बोलना नहीं पढ़ रखे, बहुत मारूंगी मैं। पढ़ रखे हैं सबने, राइट? आयुपेक नॉमेनक्लेचर के बेसिक रूल हम सबने पढ़ रखे हैं। चलो ठीक है, नहीं भी पढ़ रखे तो मैं बेसिक बैकग्राउंड दे रही हूँ तुम्हें, है ना। ऐसा हो सकता है कि मैम आप तो मारने पे आ गए, नहीं पढ़ रखे हमने, बीच में कोरोना आ गया तो हमारी क्या गलती, है ना। तो मैं मान रही हूँ, तो मैं बेसिक चीज़ तुम्हें बता देती हूँ कि क्या होता है नॉमेनक्लेचर में। तो नॉमेनक्लेचर में बेटा हमारा हो जाता है सबसे पहले प्राइमरी, सबसे पहले लिखिए आप प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर हमारा आ जाता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसी में ही सारा नॉमेनक्लेचर घूमता है, जो मैं लिख रही हूँ ना अभी, यही है एक्चुअली नॉमेनक्लेचर, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। फिर आ जाता है वर्ड रूट, फिर आ जाता है हमारा प्राइमरी सफिक्स, और फिर हमारा आ जाता है सेकेंडरी। ठीक है, तो ये मेरा ओवरऑल नॉमेनक्लेचर का रूल है। प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। एक मिनट ये लिखो जरा, मैं पानी पी लूं। हाँ जी बेटा, तो यही मैं कह रही थी कि ओके, सो दीज आर द बेसिक रूल्स ऑफ आयुपेक नेमिंग। अब आयुपेक नेमिंग में जब हमारे बेसिक रूल्स आ गए हैं तो हमें इन सब के बारे में पढ़ना है कि भाई हमारा प्राइमरी, इसमें गड़बड़, हाँ इसमें गड़बड़ हो गई है, इसको पहले सेकेंडरी आता है ना, सॉरी, इसको तरह इम्प्रूव करिए। ये हमारा हो गया, हाँ ये हमारा हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये हमारा हो गया प्राइमरी प्रीफिक्स। हाँ अब परफेक्ट है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। हाँ तो देखिए जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है ये एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारा होता है सारे सब्स्टिट्यूएंट्स। किसी भी अगर हम कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट यूज करें, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा हो गया एल्काइल ग्रुप, जैसे कि हमारा हो गया एल्कोक्सी ग्रुप, जैसे कि हमारा हो गया हेलो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो ये सारे के सारे जो है हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स के पार्ट है। सो सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा ये होता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में पहले हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमारा होता है सारे के सारे हमारे सब्स्टिट्यूएंट। एक सेकेंड, द सब्स्टिट्यूएंट्स, तो इसमें हमारा कौन कौन आ जाता है बेटा, जैसे कि हमारा हैलोजन आ जाता है, एक्स का मतलब हैलोजन, जैसे कि आपका हो गया फ्लोरो। तो अगर आपके पास ये कुछ भी है, ब्रोमो, आयोडो, तो अगर आपके पास ये कुछ भी है तो ये आपका किस में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, तो ये नाइट्रो ग्रुप भी आपका किस में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगा। अगर आपके पास एल्कोक्सी है, OR, जैसे कि अगर मैं R की जगह पे लगा दूं मिथाइल तो वो हो जाएगा मिथॉक्सी, अगर मैं R की जगह पे लगा दूं इथाइल तो वो हो जाएगा इथॉक्सी। तो अगर मेरे पास OR है, इसको हम कहते हैं एल्कोक्सी ग्रुप, ये जनरली ईथर में आता है, एल्कोक्सी ग्रुप। ये जब हम ईथर करेंगे ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो आपको मैं इसका नॉमेनक्लेचर बताऊंगी तब। इसमें मैं मोटा मोटा बता देती हूँ होता क्या है, कि जैसे कि अगर मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए ये 2 कार्बन एटम है, CH3 CH2, और मैंने इसके साथ एक लगा दिया OCH3, तो ये मेरा मिथॉक्सी ग्रुप है ना,
क्योंकि मैं इसको मेन चेन लूंगी क्योंकि इसके अंदर 2 कार्बन एटम है, मैंने इसको मेन चेन लिया, दिस इज माय पेरेंट चेन और मेन चेन। और ये वाला जो है मिथॉक्सी ग्रुप वो क्या हो गया मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखते हैं, तो ये क्या हो गया मिथॉक्सी इथेन। क्या हो गया मिथॉक्सी इथेन, क्योंकि इथेन जो है आपका पेरेंट चेन हो गया और मिथॉक्सी जो है वो आपका क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो मैंने वैसे ही बता दिया, लेकिन वैसे अल्कोहल फिनॉल ईथर में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और एक और चीज, अगर आपके पास ये हो गया ये हो गया ये हो गया, और क्या होता है एल्काइल, अगर आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है, बहुत नीचे हो जाता है लिखने के लिए, अगर आपके पास कोई भी एल्काइल ग्रुप है आर ग्रुप, तो ये भी आपका किस में आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट में आ जाता है। तो ये सारे जो है आपके सब्स्टिट्यूएंट है, यानी कि ये पहले लिखे जाते हैं, ये क्या होते हैं पहले लिखे जाते हैं। वर्ड रूट प्राइमरी प्रीफिक्स सबसे पहले क्या लिखे जाएंगे कि अगर आपको कहीं सब्स्टिट्यूएंट आपका मिल जाता है तो ये आप सबसे पहले लिखोगे प्रायोरिटी पे, ये सब्स्टिट्यूट। ठीक, अब अगर मैं प्राइमरी प्रीफिक्स की बात करती हूँ तो ये क्या होता है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा भोला भाला होता है बहुत ज्यादा, ये हमारा होता है साइक्लो। अगर मेरा कंपाउंड साइक्लिक है तो ही प्राइमरी प्रीफिक्स का मेरे को यूज है, अदरवाइज मेरे को प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई यूज नहीं है। तो प्राइमरी प्रीफिक्स इज वेरी सिंपल, इट इज साइक्लो, साइक्लो एक ही है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो अगर मेरा ग्रुप साइक्लिक होगा तो मैं साइक्लो यहाँ पे लगाऊंगी, अगर मेरा ग्रुप साइक्लिक नहीं है तो मुझे साइक्लो का कोई यूज नहीं है, तो मैं प्राइमरी प्रीफिक्स वहां पे एलिमिनेट कर दूंगी, वहां पे मैं प्राइमरी प्रीफिक्स लगाऊंगी ही नहीं। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, उसके बाद आपका आ जाता है वर्ड रूट, उसके बाद आपका आ जाता है क्या वर्ड रूट। ठीक है, तो वर्ड रूट के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ड रूट हमारा होता है कि हमारे पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। तो ये आपका हो जाता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन, नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट चेन, कि हमारे पास कितने कार्बन प्रेजेंट है पेरेंट चेन में। अब अगर ये तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर हमारे पास एक कार्बन एटम प्रेजेंट है तो हम उसकी जगह लिखते हैं मेथ, अगर 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है तो लिखते हैं एथ, 3 प्रेजेंट है तो क्या लिखते हैं, 4 के लिए क्या लिखेंगे, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए एग्स। तो ये सब नहीं लिख पा रही हूँ, ये तुम्हें पता है, इतने ज्ञानी तुम ऑलरेडी हो। ठीक है, अब आ जाता है आपका प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स हमें कहता है कि मैं बताऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, कि मॉलिक्यूल क्या सिंगल बॉन्ड है, मॉलिक्यूल में क्या सारे कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, क्या किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी आ गया क्या, या फिर क्या किसी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया क्या। तो मैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये हमें बताएगा बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सबसे महान है, सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, क्योंकि ये हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बताता है। और इसी से तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बलबूते ही अनसैचुरेशन बताता है कि भाई अगर तो सैचुरेशन ये कहता है कि भाई अगर तो आपके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे उसको एन कहेंगे। अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड भी आ जाता है, डबल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बात कर रही हूँ, अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड भी आ गया गलती से, तो हम उसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स जो यूज करेंगे दैट वुड बी इन। अगर हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, बोननी बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे आइन। मैम अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो, या 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर क्या करें, भाई 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड में 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो अगर 2 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं या 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाते हैं, मोर देन 1 डबल बॉन्ड, मोर देन 1 डबल बॉन्ड,
देन आएगा, देन आएगा, देन आएगा ना, मोर देन वन डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड को प्यार से ऐसे लिख रही हूँ, मोर देन वन डबल बॉन्ड अगर आ जाता है तो हम उसमें लिखते हैं ए डाई इन। क्या? ए डाई इन, ए मत भूलना, और डाई इन। डाई इन बेसिकली दो केले है, अगर तुम तीन लिखते हो तो ट्राई इन, डाई इन की जगह ट्राई इन भी हो सकता है। मोर देन वन डबल बॉन्ड में यहाँ पे मैंने अभी 2 डबल बॉन्ड लिखे हैं, तो यहाँ पे लिख लो 2 डबल बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि मैंने डाई इन लिखा है ना, तो 2 डबल बॉन्ड। अगर जैसे तुम्हारे पास 3 डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो तुम क्या लिख दोगे, ए ट्राई इन। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गए, ट्रिपल बॉन्ड को प्यार से क्या लिखेंगे, अब तो तुम समझदार हो गए हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो उसमें आ जाता है ए, बोलो भाई, डाई, बोलो 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 बोलो, बिल्कुल सही, ए डाई आइन। ये है भैया ओवरऑल। अगर तो सिंगल बॉन्ड्स ही हैं तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, इन दिख रहा है ना, ई दिख रहा है ना, इसका दोबारा लिख दो। नहीं तुम कहो मैम दिख ही नहीं रहा, क्या फायदा है, इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ए डाई इन, 3 डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो ए ट्राई इन, 4 आ जाते हैं तो ए टेट्रा इन, उस हिसाब से 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो ए डाई आइन, ठीक है, वो अपने हिसाब से तुम जुगाड़ बिठा लेना। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, सेकेंडरी सफिक्स लिखने के लिए मैं ना ऊपर वाली चीज़ को हटा दे रही हूँ, क्योंकि वो मैंने सिर्फ ऐसे ही समझाने के लिए बताई है, उसका अभी इन सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो सेकेंडरी सफिक्स के लिए मुझे जगह चाहिए। तो सेकेंडरी सफिक्स बेटा आपका होता है फंक्शनल ग्रुप। ये इससे भी महान है, क्योंकि ये सारे रिएक्शंस को डिसाइड करता है ना, तो ये हमारा हो जाता है बेटा फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप जिसको हम कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कौन सा पेरेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप ये बताता है, जैसे कि अगर मेरे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा, OH होगा, तो मैं इसमें जो यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी ऑल। यहाँ पे जो मैं अपना सेकेंडरी सफिक्स यूज़ करूँगी वो यूज़ करूँगी ऑल। ये मेरा फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। फंक्शनल ग्रुप को प्यार से FG लिख रहे हैं, ये सारे प्यार वाले वर्ड समझ जाना। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एल्डिहाइड है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, फिर अल लिखूँगी। अगर मैं कहती हूँ कि भैया मेरे पास कीटोन आ गया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, ओन लिखूँगी। अगर मैं कहती हूँ मेरा मन फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मैं क्या लिखूँगी, फिर ओइक एसिड। बात आ रही है ना सबको समझ में? नहीं मैम मन इसका नहीं कर रहा, मन कर रहा है SO3H का, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड मैम अभी भी मज़ा नहीं आ रहा, किसी और को लाओ, नाइट्राइल। अगर इसके बाद भी मज़ा नहीं आया तो मेरे पास और जगह नहीं है, ठीक है ना, जगह नहीं है, नहीं तो और भी लिख देती, अभी इतने लिख लो, ठीक है। तो बाकी सारे तो हम पढ़ेंगे यार, जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे हम बाकी सारे भी पढ़ते रहेंगे सेकेंडरी सफिक्स को, बट अभी फिलहाल के लिए यही है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स मैंने आपको बता दिए। जिन लोगों को 11th का याद नहीं था, या फिर जो लोग थोड़े मायूस हो गए थे यार हमने तो पढ़ा नहीं कोरोना के कारण, तो वो बेसिक रूल हमने आपको ये बता दिए। अब हम जल्दी से ना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब मैं बेसिक रूल पे और नहीं जा रही हूँ, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जैसे स्टार्ट करेंगे हमारी बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा एक चीज़ और देख लो यार, कॉमन नेम और आयुपेक नेम में अंतर है। कॉमन नेम और आयुपेक नेम में अंतर है। जैसे कि कॉमन नेम में हम ऑर्थो, मेटा, पैरा ये कॉमन नेम में यूज़ करते हैं, वहीं आयुपेक में हम 1 2 3 यूज़ करते हैं। कॉमन नेम में हम आइसो, नियो, टर्ट, सेक ये सब बेसिकली सेकेंडरी, टर्शरी ये सब यूज़ करते हैं। आयुपेक में हम ये सब नहीं यूज़ करते हैं। तुमने क्लास 11th में पढ़ा है, ऐसे मत देखो मुझे तुमने पढ़ा ही नहीं है, ऐसे मत देखो, पढ़ रखा है तुमने, सेकेंडरी, टर्शरी, आइसो, नियो सबने पढ़ रखा है यार, ठीक है, पढ़ रखा है ना। तो ये कॉमन है और आयुपेक में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर कॉमन नेम में हम हेलो एल्केन की हम इन कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कॉमन नेम में हम उनको बोलते हैं एल्काइल हलाइड, है ना, एल्काइल हलाइड। और आयुपेक नेम में क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन,
तो अलग हैं चीज़ें, बात करने का तरीका, लिखने का तरीका सब अलग होता है। तो आ जाते हैं हम लोग फिर नॉमेनक्लेचर। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वीडियो पॉज कर लो, यहीं पे खुद लिखो बेटा कॉमन नेम और आयुपेक नेम, और उसके बाद देखना कि तुमने सही लिखा नहीं लिखा। ठीक है, तो ये करके देखो, मैं तो कहूँगी करके देखो, क्योंकि तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा है सब कुछ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैम अभी नहीं, हम उस हिसाब से अभी नहीं पहुंचे हैं, तो कोई बात नहीं है, ये वाला बोर्ड देख लो, नेक्स्ट बोर्ड पे और क्वेश्चन है वो खुद से करके देख, है ना। अगर कॉन्फिडेंस उतना नहीं है तो अभी पहले ये 4 क्वेश्चन तो देख लो, 4 ही है ना, इसमें 4 है, बाकी आगे भी तो क्वेश्चन आएंगे, उसको पॉज करके खुद कर। तो कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, एल्काइल हैलाइड। तो इसके अंदर कितने कार्बन आटम है, 3 कार्बन आटम है, 3 कार्बन आटम है और ब्रोमीन है। तो सबसे पहले कॉमन नेम सबके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपाइल ब्रोमाइड। कितना अच्छा लग रहा है ये रेड कलर, प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पे क्या है, ये वाला जो मेरा ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप है इसको कहते हैं आइसो ग्रुप। क्लास 11th में पढ़ा है सबने। ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, आइसो ग्रुप कहलाता है। तो ये आइसो क्लोराइड है, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड है, 3 कार्बन आटम है, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। तो ये वाला कार्बन हमेशा, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है। अगर लिखना है तो लिख लो भैया, आइसो ग्रुप होता है कॉमन नेमिंग में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, 3 कार्बन आटम है ना, तो प्रोपाइल आ गया। अगर किसी को शक है कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि आइसो ग्रुप क्या होता है, कि मैम आप तो झूठ बोल रहे हो, या आइसो नहीं होता, तो अपने 11th क्लास के नोट्स उठा लो भैया और एक बार चेक करो तुम्हारी मैम ने क्या लिखवाया, मैम या सर ने, कि आइसो ग्रुप क्या होता है। ठीक है, कर लो, 2 मिनट पॉज करो, देख लो यार, फिर आ जाना वापस, रिकॉर्डिंग ही तो है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला क्या है, फिर से देखो, जिस आइसो ग्रुप को छोड़कर आए थे उसने तुम्हें अभी नहीं छोड़ा है, ये फिर से क्या आ गया, आइसो ग्रुप आ गया। तो कॉमन नेम जब भी लिखो ना, तो सतर्क हो जाना इन सब चीज़ों से, आइसो से, नियो से, सेकेंडरी से, टर्शरी से, क्योंकि ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, कॉमन नेमिंग में ये आते ही आते हैं। तो ये आपका आइसो ग्रुप हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा आइसो। अच्छा, कितने कार्बन आटम है इसके अंदर, 1 2 3 4, 4 कार्बन आटम है, आइसो ब्यूटाइल। 1 2 3 4, सही गिन रही हूँ ना, मेरी गिनती बड़ी बेकार है, 1 2 3 4, ठीक है, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। अब क्या होता है ना कि जब लाइव क्लास ले रहे होते हैं तो बच्चे बता भी देते हैं, मैम 5 की जगह 4 ले लिया, 4 की जगह 5 ले लिया, अब तुम कैसे ही बताओगे, इसमें मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। अब ये देखो, ये वाला ग्रुप कौन सा है, तुम कहोगे मैम ये तो बड़ा गंदा सा लग रहा है, बेटा गंदा कुछ नहीं होता, नियो है, नियो। पहचान गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहचाने तो अब पहचान लो, ये नियो ग्रुप है। ये भी क्लास 11th में पढ़ के आए हो, ये भी तुम पढ़ के आए हो, रिवीजन की ज़रूरत है, आता तुम्हें सब कुछ है, तुम्हें सब कुछ आता है, तुम्हें इतना आता है कि तुम पढ़ा सकते हो मेरी जगह आके, लेकिन तुमने रिवाइज नहीं कर रखा। तो अगर तुम रिवाइज करोगे ना तुम्हें सब याद आ जाएगा। ठीक है, डिप्रेस नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये हमारा, अच्छा कितने कार्बन आटम है गिन लो ज़रा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आटम है, देखो मैंने तो दिखा भी दिया 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन आटम है, तो ये मेरा हो जाएगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। क्या हो गया, नियो पेंटाइल क्लोराइड हो, बात आ गई समझ में। तो ये हो गए बेटा इनके कॉमन नेम। अब कहो इनके आयुपेक नेम, इसमें भी कोई अतरंगी कलर देखते हैं, अगर मिले तो, ग्रे मिल रहा है, ग्रे यूज कर लेते हैं। अच्छा, आयुपेक नेम में क्या होगा, तो आयुपेक नेम में तो सबसे महान है नंबरिंग, नंबरिंग का ही खेला भैया, 1 2 3, और 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा ब्रोमो, 1 ब्रोमो। आप मैम पहले आप ब्रोमो क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, जरा रूल्स जो लिखवाए हैं उस पर दोबारा जाओ, देखो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं कि बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं ना बेटा, इसलिए पहले लिख रही हूँ। कलर ठीक लग रहा है, कैसे बताओगे तुम लोग, भाई कलर दिखाई दे रहा है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन, मुझे गंदा सा लग रहा है, मैं ना चेंज कर दे रही हूँ, इसको ब्लू कर दे रही हूँ,
मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी गंदा ही लग रहा होगा। हे भगवान। 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये ठीक है ना, थोड़ा ब्राइट कलर। 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक। 1 ब्रोमो क्यों मैंने लिखा पहले, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है जो कि पहले आता है। दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3, 2 पे क्लोरीन प्रेजेंट है भैया, तो 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ऐसे बोला करो मन में कि भाई आयुपैक नेम है तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, तो हेलो से आ जाएगा क्लोरोप्रोपेन, ऐसे है ना, बोलते रहा करो। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे अब चॉइस है तुम्हारे में, तुम्हारे पास कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें कि वहां से स्टार्ट करें, क्योंकि देखो मेन चेन तो आपकी यही है, मेन चेन तो यही है। अब या तो ऐसे नंबरिंग कर दो या उल्टी नंबरिंग कर दो भाई, या तो ऐसे कर दो या तो पीछे से 1 2 3 कर दो। लेकिन अब तुम्हें अपने अंतरात्मा को जगाना है। अंतरात्मा को जब तुम जगाओगे तो तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे ये कहेगी कि भाई नंबरिंग में प्रेफरेबल हमेशा वो ग्रुप होता है जो अल्फाबेटिकली पहले आए। अगर ग्रुप अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है तो उसको नंबर सबसे छोटा देना है। तो यहाँ पे देखो ये क्लोरो है और वो मिथाइल है, तो प्रायोरिटी तुम किसको दोगे, क्लोरो को दोगे। तो बस फिर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करनी है कि प्रायोरिटी आपकी क्लोरो को मिले। तो आ जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, कितने कार्बन आटम है, 3 कार्बन आटम है, तो प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है जी, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 और किसी को भी 3 दे दो तीनों में से, तो मैंने इसको 3 दे दिया। तो यहाँ पे भी मैंने प्रायोरिटी किसको दी है बेटा, यहाँ भी मैंने प्रायोरिटी दी है आपके, क्योंकि आप कहीं से भी करो, यहाँ पे तो एक्चुअली आप कहीं से भी नहीं, कहीं से भी करके नहीं बात बनेगी। यहाँ पे आपने प्रायोरिटी किसको दी है, क्लोरीन को दी है। क्यों क्लोरीन को दी है प्रायोरिटी, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या आ रहा है, क्योंकि आपके पास क्लोरो और 2 मिथाइल में क्लोरीन को ज़्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियसली मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे अभी बताओ, ठीक है। जब तक ये लिखो उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हो गया, इतना लिख लिया हम सब लोगों ने, अब आगे चलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, चलो भैया। अब वही लोग जिनको मैंने कहा था कि पहले पहला पेज देख लो, उसके बाद तुम लोग पॉज करके सेकंड पेज के क्वेश्चन खुद करना, तो वो अपने काम पे लग जाएंगे। पहले पॉज करेंगे फिर क्वेश्चन खुद से करेंगे। जिनका अभी भी मन नहीं माना उनको मैं करके बता दे रही हूँ पहले। तो ये फिर से हमारा कौन सा आ जाता है, अब तो खुद समझ जाओ, बोल दो। बिल्कुल सही बोल रहे हो, आइसो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अच्छा ये कौन आ जा रहा है, ये 3 डिग्री कार्बन से ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला जो कार्बन है ना बेटा, ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री से ब्रोमीन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये ग्रुप आ जा रहा है मेरा टर्शरी, टर्शरी टर्ट बोलते हैं इसको, टर्ट, टर्शरी आ जा रहा है ये। अच्छा ये कौन आ जा रहा है, पहचान लो, सही पहचान रहे हो, कोशिश करो। अभी तो बताया था विनाइल, मैंने कहा था ना अगर हैलोजन डायरेक्टली अटैच होता है तो वो विनाइल होता है, तो ये विनाइल हो गया। ये कौन आ जा रहा है, गंदा सा हो गया। ये कौन आ जा रहा है भाई, विनाइल को भी थोड़ा अच्छा सा लिख देते हैं, ऐसा लग नहीं रहा वो। जब तक तुम दूसरे को पहचान लो मैं विनाइल लिख रही हूँ।
ये हो गया विनाइल, इसको पहचान लो भैया। ये हो गया हमारा एलाइल। बताया था ना एलाइल और विनाइल कि अगर एक कार्बन छोड़ के हैलोजन लगाओगे तो एलाइल हो जाता है, अगर उसी कार्बन पे लगा दोगे तो विनाइल हो जाता है। और ये कौन हो गया, ये 2 डिग्री पे हैलोजन अटैच्ड है, 2 डिग्री पे हैलोजन अटैच करा तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। तो ये सारी चीजें ना आपके कॉमन नेम में आएंगी, चाहे वो सेकेंडरी हो जाए, टर्शरी हो जाए, एलाइल हो जाए, विनाइल हो जाए, आइसो हो जाए, नियो हो जाए, ये सारी की सारी आपकी क्या आएगी, कॉमन नेम में आएगी। तो बस श्री गणेश करो फिर। तो ये क्या हो गया, आइसो, 3 कार्बन एटम है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट आपका हो जाएगा टर्शरी। कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटाइल। मैं हट रही हूँ सामने से, फिर तुम्हें दिख जाएगा, 1 2 3 4 ही है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अभी आवाज सुनते रहो, हटूंगी तो दिखेगा तुम्हें। फिर ये आपका क्या आ जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड। अच्छा, जब भी विनाइल अलाइल लिखो, नंबर ऑफ कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिखोगे तुम विनाइल ब्रोमाइड। नीचे वाले में सिंपली क्या लिखोगे, अलाइल क्लोराइड। उसके नीचे तुम क्या लिखोगे, सेकेंडरी मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है ना, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप था। देख लो, देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो पूछो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी कुछ भी है तो पूछो, पहले देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सोचोगे दिक्कत भी होगी तो कैसे पूछेंगे भाई, नहीं अपने मन से पूछो, मैं तुम्हारे टेलीपैथी से सुनूंगी तुम क्या सोचना चाह रहे हो, कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो तुम देखोगे जो तुम सोच रहे होगे मैं वही दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा है तो, है ना, कनेक्ट कर जाऊंगी मैं तुमसे। तो अपने मन में सोचो बहुत अच्छे से। अभी जो तुम सोच रहे हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हें किसी में कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम। अब आ जाते हैं आयुपैक नेम पे। तो आयुपैक नेम पे हमारा फिर से नंबरिंग, भगवान का नाम लेकर नंबरिंग करेंगे। ये हो गया 1 2 3। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3, 2 पोजीशन पे ब्रोमाइड है और 2 पोजीशन पे मिथाइल है। ये 1 2, एक पोजीशन पे ब्रोमो हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे ना आप नंबरिंग चाहे, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग दोगे तो आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, फिर डबल बॉन्ड को दे रहे हो प्रायोरिटी। इफ यू आर नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यू आर गिविंग द प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। यहाँ पे अगर तुम राइट हैंड साइड से नंबर करोगे यहाँ से, तो तुम प्रायोरिटी किसको दे रहे हो, फिर क्लोरीन को दे रहे हो। लेकिन जो तुमने पढ़ रखा है क्लास 11th में, प्रायोरिटी किसको ज़्यादा अच्छे मिलती है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, हमेशा डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। कभी भी अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हें चूज करना है, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में तुम्हें चूज करना है, तो तुम्हें किसको चूज करना है, डबल बॉन्ड को पहले चूज करना है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, अभी लिखेंगे और यहाँ पे नंबरिंग पहले देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, सारे साथ में ही लिखेंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा आपका बेटा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद आपका ये क्या आया, आपका आया 2 ब्रोमो। देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रही हूँ, याद रखना हमेशा में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है ना मेन चेन में। बाकी देखो 1 ब्रोमो एथ,
अच्छा हमेशा याद रखना पहला लेटर ही कैपिटल होता है, दूसरे लेटर से फिर सब छोटा होने लग जाता है। 1 ब्रोमो एथ 1 इन। अच्छा अगर इथीन भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, चाहे तुम एथ 1 इन लिख लो चाहे तुम इथीन लिख लो। नेक्स्ट देखिए जरा, आपका हो जाएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन, ठीक है, 3 क्लोरो प्रॉप 1 इन। और उसके बाद देखिए 2 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो हमेशा हमें क्या याद रखना है कि हमारा जो पहला लेटर हो वो कैपिटल हो, पहला लेटर हमारा कैपिटल हो, और डैश सिर्फ उसी के बीच में आएगा जो एक लेटर और एक नंबर के बीच में, बाकी सारे जो है हमारे कोई गैप नहीं आएगा, सिर्फ लेटर और नंबर के बीच में जो है हमारा गैप आएगा और डैश आएगा, मतलब हाइफन आएगा, डैश में लेमन लैंग्वेज में बोल रही हूँ, हाइफन आएगा, बाकी सारा जो है चिपके चिपके से आएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, मेरा मानना ये है, ठीक है ना। अभी तक सब कुछ हमें क्लियर है, आगे आ जाओ। ये हमारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं एराइल हलाइड। एराइल हलाइड का जो एक तुम्हें रूल याद रखना है कि अगर हमारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है ना बेंजीन रिंग पे, तो हमारा कॉमन नेम और आयुपेक नेम सेम रहता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इफ यू हैव जस्ट 1 हैलोजन ऑन द बेंजीन रिंग, तो आपका जो कॉमन नेम रहेगा वही क्या रहेगा, आयुपेक नेम रहेगा। तो ये मेरा हो जाता है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। इसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अगर तुम्हारे पास एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम रहेगा। अच्छा अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए तो ये तो आपके ऑर्थोपैरा के हिसाब से आ जाएंगे, जैसे ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑर्थो हैं। और अगर 1 to 3 के हिसाब से लिखूं तो ये 1 और 3 पोजीशन पे है। तो कॉमन नेम में तुम ऑर्थो यूज करोगे और आयुपैक में 1,3 यूज करोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉमन नेम में तुम यूज करते हो सिम, ये क्वेश्चन भी आ रखा है। सिम क्या होता है कि अगर मेरे पास जो मेरे हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है वो 1, 3 और 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है, 1, 3 और 5 पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सिम, SYM। और आयुपैक में तो 1, 3, 5 ही यूज करोगे। तो ये अलग अलग जो है ऑर्थो, मेटा, पैरा, सिम, ये सब कॉमन नेम्स हैं। और अगर आप ये बात करते हो 1, 3, 2, 1, 2, 3, ये सब क्या है, आपके आयुपैक नेम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमो, डाइब्रोमो बेंजीन, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे 2 ब्रोमीन प्रेजेंट है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1,3 डाइब्रोमो, डाइब्रोमो बेंजीन, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए ये मेरा हो जाएगा सिम ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो बेंजीन। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1,3,5 ट्राइब्रोमो, ट्राइब्रोमो बेंजीन। बात आ रही है समझ में सबको, कोई दिक्कत, लिखो ये लिखो फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब आगे चलते हैं, लिख लिया होगा सबने, अब आगे इस पे आ जाओ। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाला हमारा जो ग्रुप है ये है बेटा टोलुइन, जो पेरेंट ग्रुप है ये क्या है हमारा, जानते होंगे, इससे सब मिल रखे होंगे क्लास 11th में, टोलुइन। और टोलुइन के ऑर्थो पोजीशन पे कौन प्रेजेंट है, ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो ये कौन हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो
टोलुइन। और अगर मैं इसका आयुपैक लिखने जाऊं तो मैं क्या लिखूंगी? तो मैं लिखूंगी यहाँ पे ये 1 है तो ये 2 है भाई। ऑर्थो पैरा मेटा जो है ये यूज होता है आपका कॉमन नेम में, आयुपैक नेम में 1 2 यूज होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमो टोलुइन। टोलुइन, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा कौन सा ग्रुप है? ये मेरा बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप। और ये क्योंकि मेरा बेंजाइल ग्रुप है तो मैं इसको क्या लिखूंगी? मैं इसको लिखूंगी बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या लिखूंगी? मैंने आपको बेंजाइल ग्रुप बताया था अभी, है ना, इसी क्लास में बताया था। कहाँ बताया था? देखो क्लासिफिकेशन में, देखो बताया था। तो ये मेरा बेंजाइल ग्रुप है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? बेंजाइल ब्रोमाइड। और यही अगर मेरे को इसको कॉमन नेम लिखना है तो कॉमन नेम इसका थोड़ा अलग होगा। कैसे लिखेंगे कि ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे आपका ब्रोमीन भी अटैच्ड है और इस वाले कार्बन पे आपका ये ग्रुप भी अटैच्ड है, फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। तो आपकी पैरेंट चेन कौन सी होती है? जहाँ पे हैलोजन अटैच्ड हो। तो पैरेंट चेन पे आपका हैलोजन अटैच्ड है, फर्स्ट पे हैलोजन अटैच्ड है और फर्स्ट पे फिनाइल ग्रुप भी अटैच्ड है। तो आप क्या लिखोगे? 1 ब्रोमो 1 फिनाइल 1 फिनाइल मीथेन, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल मीथेन। ये आपके फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन भी है और फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? फिनाइल भी है, ठीक है। CHCl3, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा CHCl3 का? तो CHCl3 का कॉमन नेम आपका होगा क्लोरोफॉर्म। बता देना ना, क्लोरोफॉर्म, वैक्स, पेंट, इन सब के लिए यूज आता है। और अगर आयुपैक नेम लिखने लगोगे तो क्या हो जाएगा आयुपैक नेम? ट्राई क्लोरोमीथेन। मीथेन है ना, एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम पे 3 क्लोरीन अटैच्ड है। क्या हो जाएगा? बोलो। ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक। वहां पे क्या है आपका? 3 ब्रोमीन अटैच्ड है, 3 ब्रोमीन अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, कार्बन अटैच्ड है। इसका आपको सिर्फ आयुपैक नोमेनक्लेचर करना है। चलो मैं कॉमन में बता देती हूँ। जैसे ये क्लोरोफॉर्म है तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, है ना। क्लोरीन है यहाँ पे ब्रोमीन है, तो डिफरेंस बस ये है कि एक जगह क्लोरो है, एक जगह ब्रोमो है, तो ये हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। ऐसे ही अगर आयोडो होता तो हो जाता आयोडोफॉर्म, है ना। और ये हमारा हो जाएगा ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई ब्रोमोमीथेन, ठीक बात। अच्छा जी, ये कौन है भैया? CCl4। क्या करता था ये? याद करो, इसी क्लास में बताया था। क्या काम है भैया CCl4 का? सही बोल रहे हो, बाकी भी बोलो। दो ने सही बोल दिया। मेरे को टेलीपैथी से सब समझ में आता है। तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग है। क्या काम करता था CCl4? ड्राई क्लीनिंग। क्वेश्चन आ रखा है इसमें, CCl4 का काम क्या है? एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, CCl4 ड्राई क्लीनिंग के लिए काम करता है। तो CCl4 क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, पहले भी लिखवाया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इसका आयुपैक क्या हो जाएगा? इसका आयुपैक हो जाएगा टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन। लास्ट वाला क्या है आपका? CH2Cl2, CH2Cl2। तो जैसे उसको लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे क्या लिखोगे? कार्बन, सोचो क्या लिखोगे? एज अ होमवर्क करना है ये, ठीक है, एज अ होमवर्क करना कि ये क्या होता है। तो इसको एज अ होमवर्क में लिख रही हूँ, इसका आयुपैक और इसका कॉमन। यहाँ पे मेरे पास वैसे तो स्पेस भी नहीं था, एक बार ही खुद से सोचना। वैसे तो मैंने आपको और क्वेश्चन भी दिए हैं, अब वो मैंने और क्वेश्चन भी दिए हैं करने के लिए, बट ये क्वेश्चन और कर लो, स्पेस भी नहीं है, थोड़ा सा तुम्हें खुद सोचने का भी मिलेगा। बहुत ईजी है, जैसे CCl4 लिखा है वैसे ही लिखना है।
ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक इसके आगे क्वेश्चंस नहीं है, इसके आगे सिर्फ आपके होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये हमारा ओवरऑल हो जाता है बेटा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। अब इसके आगे ना मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रखे हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सॉरी ये तो एनसीईआरटी है, बाकी प्रीवियस ईयर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन में क्या है कि आप ये सब देखो और इनको देखकर इनका स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे एक स्ट्रक्चर मैं आपको बना के बता देती हूँ। जैसे ये है, ये टेस्ट नहीं है, टर्ट है, तो करेक्ट कर लो यार, टेस्ट नहीं है, ये टर्ट है, TRTT, टर्ट। जैसे है 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आयोडो हेप्टेन, तो हेप्टेन का मतलब है 7 कार्बन आटम, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आटम मैंने ऐसे लगा दिए। ये कह रहा है 4 पे आप टर्शरी ब्यूटाइल लगाओ। पहले इनको जोड़म जोड़ी कर देते हैं। एक, ये 2, 3, नहीं हुआ ये, ठीक है। तो ये आपने जो है 7 कार्बन एटम्स बना दिए। अब इस कई बार समझ में नहीं आता कि टेक्नोलॉजी काम इजी करती है कि मुश्किल करती है। ऐसे बनाए हाथ से कोई तो कितना इजी है ना, और टेक्नोलॉजी यूज करके बनाए तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। एनीवेज, अगर आप यहाँ पे चौथा कार्बन देखो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, और ये 5 है, और ये 6 है, और ये 7 है। ठीक है, आपको यहाँ पे चौथे पे तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लगाना है, तीसरे पे आयोडो लगाना है, तो बस भगवान का नाम लो और लगा दो, इसमें क्या मुश्किल है। तीसरे पे आयोडीन, तो तीसरा हो गया हमारा आयोडीन, और चौथे पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे लगाए। तो बेटा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बहुत सिंपल है। क्या है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में, यही रंग ले लो, कौन सा रंग था। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब कि 4 कार्बन एटम और 3 डिग्री, 4 कार्बन एटम 3 डिग्री, तो ऐसे ही होंगे। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड देखो, 1 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम टर्शरी, और तीसरे पे क्या लगाना है, आयोडीन। तीसरे पे तो आयोडीन लग गया, गंदा सा आयोडीन लगा है, अच्छा सा लगा देते। तीसरे पे आयोडीन लगा दिया, और चौथे पे क्या लगा दिया, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तुम्हें दिख रहा है ठीक से, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा मैं इसको नीचे बना देती हूँ। अगर तुम ये लगाते हो नहीं जाती है ऐसे है तो कोई नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा बनाती हूँ, अब थोड़ा सा तुम्हें आसानी होगी। ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, ऐसे जैसे कि कोई फ्लावर खिल रहा हो। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ग्रुप हो गया, ये आयोडीन ग्रुप हो गया, और आपका हेप्टेन हो गया। इसी तरीके से बाकी और करने हैं, घर का काम, होमवर्क। होमवर्क भी तो बड़ा ज़रूरी होता है, तुम्हें चांस थोड़ी बैठने देंगे हम लोग, है ना। तो ये होमवर्क हो गया। और भी क्वेश्चन है भैया होमवर्क के लिए, इतने में संतुष्ट मत हो जाना। होमवर्क प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं ये मैंने सारे। क्या करना है, क्वेश्चन समझा देती हूँ। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ 3 ब्रोमोप्रोपेन, 3 ब्रोमोप्रोपेन का कॉमन नेम बताना है। ये फिर से टेस्ट हो गया है, ये टर्शरी है, दिस इज टर्शरी। टर्शरी है, विनाइल है, अलाइल है, प्रोपाइलिडीन है, क्या है। अच्छा इसका ना थोड़ा सा तुम जो मैंने तुम्हें होमवर्क में दिया है, मेरे हिसाब से उसको मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि उसमें ना इन आइन का फ़र्क आ जाएगा। ये वाला जो है ना, ये एक्चुअली हाँ करना पड़ेगा, एक्चुअली मुझे इसका कॉमन नेम डिस्कस करना पड़ेगा। आयुपैक चाहे तुम होमवर्क में कर लेना। CH2Cl2 ना, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, मिथाइलिन मिथाइलिन डाइक्लोराइड। मुझे वो क्वेश्चन देखकर याद आ गया कि यार इसमें तुम फंस जाओगे, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। अच्छा अब इसमें तुम पूछोगे मैम ये मिथाइलिन कैसे आया, तो तुम्हें याद होगा मैंने जेमिनल और विसिनल में तुम्हें क्या बताया था। जेमिनल विसिनल आ जा, जेमिनल विसिनल आ जा, जेमिनल विसिनल आ जा। ये देखो, एक में मैंने बताया था एल्काइलिन और एक में मैंने बताया था एल्काइलिडीन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ये। अब तुम कहोगे कि मैम ये तो ना जेमिनल लग रहा है ना विसिनल लग रहा है, क्योंकि एक ही कार्बन है ना।
अब एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन पे दोनों इकट्ठे हैं, क्योंकि अलग अलग तो हो नहीं सकते ना भाई। एक ही दो कार्बन में तो चॉइस आ जाती है कि या तो इकट्ठे बैठो या अलग अलग बैठो। यहाँ पे तो चॉइस नहीं है ना, इकट्ठे ही बैठना पड़ेगा। तो जब जहाँ पे चॉइस नहीं होती ना, वहाँ पे हम शॉर्टकट मारते हैं हमेशा कि दोनों में से छोटा कौन है, दोनों में से छोटा एल्काइलिन है, तो मिथाइलिन डाइक्लोराइड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है ये मैंने इसलिए डिस्कस करा दिया कि कहीं तुम फंस ना जाओ कि मैम यहाँ पे मिथाइलिडीन क्यों नहीं आया, मिथाइलिडीन क्लोराइड क्यों नहीं आया। लॉजिकली तुम ठीक हो भाई, एक ही कार्बन पे दोनों को बिठा रखा है तो आप जेमिनल वाला फॉलो करो ना। लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि मैं यहाँ पे तो चॉइस ही नहीं थी ना, जहाँ पे चॉइस होगी मैं एल्काइलिन फॉलो करूंगा। यहाँ पे तो अपने पास चॉइस ही नहीं है, और जब चॉइस नहीं है तो मैं छोटे रूट से जाऊंगा ना, मैं बड़े से क्यों जाऊंगा। जब चॉइस ही नहीं है तो मैं एल्काइलिन डाइहालाइड यूज करूंगा यहाँ पे। समझ रहे हो, इमोशंस कनेक्ट करो एनसीईआरटी वालों के भी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये वाला भी मैंने आपको डिस्कस करा दिया, शुक्र है मुझे याद आ गया। अच्छा अब ये कर लो, विच ये भी होमवर्क है तुम्हारा। What is the correct IUPAC nomenclature of CHF2 and BrClF? कुछ गड़बड़ है क्या इस? CHF2, यहाँ पे कार्बन करो, बहुत गड़बड़ हो रही है आज। यहाँ पे कार्बन कर लेना बेटा, ये कार्बन है, ठीक है। एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दो फ्लोरीन, एक कार्बन के साथ ब्रोमीन फ्लोरीन। ये मैं आपको दोबारा लिख दे रही हूँ यहाँ पे, CHF2 CBrCl, ठीक है। ये मॉलिक्यूल आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। दिखने में सिर्फ खतरनाक है, सिर्फ दिखने में खतरनाक है, अदरवाइज बहुत इजी है, इसको होमवर्क में करना। अच्छा अब आ जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट, लास्ट टॉपिक। बधाई हो, लास्ट टॉपिक पे आप पहुंच गए हो, आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, बहुत छोटा है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, देखो डाइपोल मोमेंट को हम न्यू से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, दुनिया जानती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हो। तो न्यू जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज एंड इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, या फिर कह लो बॉन्ड डिस्टेंस। चार्ज मतलब चार्ज डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स, डिफरेंस बिटवीन two atoms of a bond। बॉन्ड के जो दो एटम्स हैं उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या डिपेंड करता है, बॉन्ड डिस्टेंस पे, कि एक बॉन्ड में कितना डिस्टेंस है हमारे, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास ए है, ये बी है, मान लीजिए ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बी पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, ए पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव, और ये मेरा कुछ डिस्टेंस हो गया एस। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि मेरा बॉन्ड डिस्टेंस क्या है और मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है। अगर ये दोनों चीज़ बड़ी होंगी तो मेरे दोनों में से कोई एक चीज़ बड़ी होगी तब भी हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, अदरवाइज कम हो जाएगा। अच्छा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तो इसकी डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगी, तो डायरेक्शन होती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोन, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाती है, इसकी डायरेक्शन हो जाती है। बात आ रही है सबको समझ में, ईएन का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो समझदार हो गए हो, ठीक है। तो इतना बात हमें समझ में आ जाता है। अच्छा अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें क्वेश्चन ही हैं कि भाई बताओ डाइपोल मोमेंट। इसमें एक दो एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ कि भैया बताइए आप CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, आप इनको अरेंज करिए इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर
ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो हम छूटते क्या कहेंगे कि मैम कार्बन फ्लोरीन में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, कार्बन क्लोरीन में कम है, कार्बन आयोडीन में सबसे बेकार है। तो सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा पहले वाले में, सबसे कम होगा लास्ट वाले में। बिल्कुल सही आप कह रहे हो, बट आपने तो एक ही पैरामीटर को कंसिडर किया ना भाई। मैंने कहा था दोनों पैरामीटर पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे भी तो डिपेंड करती है। डिस्टेंस नाम की कोई चीज़ है, बॉन्ड डिस्टेंस। ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा यार, मैंने इसको एक ही उसमें लिखना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा। एक ही लाइन पे लिखते हैं ना, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो लगे। बॉन्ड डिस्टेंस है ना, अभी सही लग रहा है, सुंदर भी देखो क्या बोला जाता है कि 70% ऑफ द फूड इज ईटन बाय द आईज। 70% खाना इंसान आंखों से खाता है, नाक से खाता है, उसके बाद कहीं मुंह में डालता है। अगर वो देखने में सुंदर नहीं है खाना, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, अगर वो सूंघने में अच्छा नहीं है, उसकी महक अच्छी नहीं है, तो इंसान खाना ही नहीं खाता। या फिर खाना खाएगा तो बेदिल से खाएगा, चाहे उसका टेस्ट कितना भी अच्छा हो, लेकिन उसको उतना मजा नहीं आ पाएगा। तो 70% ऑफ द फूड इज ईटन बाय योर आईज। तो इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके लिखने का तरीका अच्छा है, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, ये मैं आपके लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ये नोट्स एंड में पढ़ने हैं, आप ही को पढ़ने हैं। तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, अगर आपके लिखने का तरीका अच्छा होगा, तो आपको खुद लगेगा कि यार मेरे को मज़ा आ रहा है पढ़ने में। अगर आपने ऐसे बॉन्ड कहीं नीचे लिख रहा हो, कहीं आड़ा टेढ़ा, तो वो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपने एक ही चीज़ को कंसीडर किया, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपने दूसरी चीज़ को तो कंसीडर किया ही नहीं। कौन सी थी मैम दूसरी चीज़? तो वो दूसरी चीज़ थी बॉन्ड डिस्टेंस। दूसरी चीज़ क्या थी? बॉन्ड डिस्टेंस। तो बॉन्ड डिस्टेंस जो होता है वो फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ओवर पावर कर जाता है। यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैम ये होना चाहिए CH3F, क्योंकि हम तो सिर्फ चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। फिर होना चाहिए CH3Cl, फिर होना चाहिए CH3Br, फिर होना चाहिए CH3I। लेकिन एक्चुअल रियलिटी इससे अलग है। एक्चुअल जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से रहता है, वो रहता है CH3Cl, CH3F, CH3Br एंड CH3I। तो इन दोनों में हमारी आती है डिस्क्रिपेंसी। किसमें आती है डिस्क्रिपेंसी? इनमें। क्यों डिस्क्रिपेंसी आ रही है? क्योंकि इसका डिस्टेंस ने उसके चार्ज डिफरेंस को ओवर पावर कर लिया। इसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा था, CF से ज़्यादा CCl का डिफरेंस है, तो CCl का डिफरेंस उतना ज़्यादा था, डिस्टेंस उतना ज़्यादा था, सॉरी डिफरेंस कह रही हूँ, उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि उसने उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को क्या कर लिया? ओवर पावर। समझ रहे हो? कनेक्शन हो पा रहा है? ठीक है, तो ये हमारा यार एक्चुअल रहता है, ये एक्चुअल रहता है, ये एक्सपेक्ट रहता है। ठीक बात? ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन करेंगे बस लास्ट। अरेंज द फॉलोइंग इन द, हाँ ये वाला क्वेश्चन है वो, अरेंज द फॉलोइंग इन द डिग्री। वैसे तो ये होमवर्क होना चाहिए, बट थोड़ा सा मैं इसमें ना आपको समझा देना चाहती हूँ, ये होमवर्क नहीं दे रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है ना। इन सबको आपको अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो CBr4 सारे टेट्राहेड्रल हैं, इतना तो आप समझ गए होंगे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अब आपने क्लास 11th में, तो दोबारा से केमिकल बॉन्डिंग पे नहीं जा रही हूँ। सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा कौन हो गया? CH3Br। CH3Br को यहाँ लिख देती हूँ, ये चौथा ऑप्शन है। फिर कौन है? तीसरा ऑप्शन है CH2Br2। फिर कौन है? CHBr3। ठीक है, तो ये हमारे चारों मॉलिक्यूल हैं, हमें इनको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो सबसे पहले जो है ये वाला मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, लाल पेन लेकर। ये लाल पेन, तो देखिए
यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट रहती है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहती है, ये मैं आपको बता रखा है। ये इस डायरेक्शन में रहेगी, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और बीच नीचे के जो तीनों लोग हैं वो बहुत अच्छे से इसको सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो ये तीनों जो है इसको सपोर्ट करने में लग जाएंगे, और जब इसको सपोर्ट करने में लग जाएंगे तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मेरी ऐड होगी, और ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मेरी ऊपर की तरफ जाएगी प्रॉपर। ये प्रॉपर मेरी कहाँ चली गई, ये ऊपर की तरफ सारे के सारे एक दूसरे से क्या हो गए, ऐड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी होगी मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, क्योंकि ये सब जो सब के सब कहाँ हो गए, ऊपर की तरफ चले गए, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये कहेगा कि यार मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये कहेगा कि मैं भी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ये कहेगा कि मैं भी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन ये अड़ंगा डाल देगा, ये कहेगा मैं तो नीचे जा रहा हूँ, कर ले जो करना है भाई, तू ऊपर जा, तू ऊपर जा, यहाँ पे ये ऊपर जा, ऊपर जा, बट मैं तो नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ब्रोमीन के पास जाऊंगा ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे भाई, 3 ऊपर और 1 नीचे, कैंसिल करने लग गए। यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, और ज़्यादा नाटक, और ज़्यादा कलेश बढ़ गया यहाँ पे। तो क्यों भाई, इसको दो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 2 कहाँ चले गए, नीचे की तरफ, और ये ऊपर वाला तो नीचे वाले को पूरा पूरा कैंसिल कर रहा है, और ज़्यादा कलेश हो गया। और यहाँ पे सारे ही उल्टा जा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं हमें ऊपर वाले की कोई परवाह नहीं है, हम तो सारे के सारे नीचे जाएंगे। ओहो, ये बड़ी मुसीबत। यहाँ पे तो सारे ही अपोजिट हो गए, देखिए भैया। तो यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट हो गया 0 मिनिमम। तो अगर मैं कहूँ कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, तो मैं कहूँगी कि सबसे बढ़िया तो 4 था। क्या कहूँगी, सबसे बढ़िया हमारा क्या था, 4 था, उसमें सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आ रही थी। फिर डाइपोल मोमेंट किस में आई, 3 में आई, फिर किस में आई, 2 में आई, और सबसे गंदा निकला 1, क्योंकि उसमें तो सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा, अच्छा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ ये दे रखा है कि अरेंज करो, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा 4 3 2 1, 4, ये 3, ये 2 और ये, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डाइपोल मोमेंट का, इसलिए मैंने होमवर्क में ना देकर खुद से ये करा दिया, और आई थिंक आपको समझ भी आ गया होगा। इसकी जगह वो कई बार Cl लिख कर देता है ब्रोमीन की जगह, तो वो समझ जाना। बाकी आगे बेटा होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला भी मैंने करा दिया ना, ये भी डन है, ये अभी करा है मैंने। और अच्छा 3 क्लोरोटोलुइन, इनको आपको अरेंज करना है। तो क्लोरोटोलुइन, 3 क्लोरोटोलुइन कैसे होते हैं, टोलुइन तो तुम लोग समझते हो, ये मिथाइल ग्रुप है, ये ऑर्थो पोजीशन पे आ गया क्लोरीन। 3 कौन से पॉसिबल है, एक ऑर्थो पोजीशन पे, एक मेटा पोजीशन पे, और एक कौन से पोजीशन पे पॉसिबल है, पैरा पोजीशन। तो तुमको इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे करोगे भाई, ये जो मिथाइल है ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये क्लोरीन ले जाएगा यहाँ से। मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनर है, डोनेट करेगा, ये ले जाएगा, ये डोनर है, डोनेट करेगा, ये ले जाएगा। सबसे बढ़िया एडिशन कहाँ पे हो रही है, लास्ट वाले में सबसे बढ़िया एडिशन हो रही है, क्योंकि ओवरऑल हम कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गया मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। उसके बाद ये ऐड हो रहे हैं, है ना, उसके बाद ये ऐड हो रहे हैं मेटा वाले, और उसके बाद ये ऐड हो रहे हैं, तो ये मिनिमम डाइपोल मोमेंट हो गया।
60 डिग्री आ गया ना एंगल, यहाँ पे आपका थीटा है 60 डिग्री। जो रिजल्टेंट निकालते हो वो कैसे निकालते हो, μ1 स्क्वायर, वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हो, μ1 स्क्वायर μ2 स्क्वायर 2 μ1 μ2 कॉस थीटा, उसका अंडर रूट, ऐसे निकालते हो रिजल्टेंट। तो उसमें ये आपका एंगल यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे 120 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया 180 हो। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? ओके तो ये आपका हो गया डाइपोल मोमेंट का पोर्शन। ये वाला आप होमवर्क के कर लेना, 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, जैसे मैंने आपको पिछले वाला कराया है वैसे ही ये 3 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन है, मतलब एक ऑर्थो पे, एक मेटा पे, एक पैरा पे। तो ये तुम्हारे ऊपर है तुम्हें कैसे करना है, बाकी होमवर्क मैंने दे दिया है, और बाकी एंड में तो थैंक यू होता ही है। ठीक है बेटा, तो इतना था आज के लिए। आज में हमने ये सब कवर कर दिया है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और डाइपोल मोमेंट। तो इतना पढ़ के आओ, फिर अगली क्लास में हम लोग करेंगे बेटा SN1 SN2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।